Good morning, guys. Again, we are here for this current affairs series. So we are going to discuss the important event of the whole week. एक एक करके देखते हैं क्या है. As you might have listened the controversy regarding the mosque and temple. So वहीं से शुरुआत करेंगे. Before going ahead, the quotation for you. It's a big quote which I can say. Tough time create tough people. So I know those who are going to appear for this examination which is going to be held on 5th June. So उनके लिए एक टफ टाइम है. टफनेस विद द थिंग्स लाइक प्रिपरेशन, रिविजन्स, एवरीथिंग. कितनी बार ड्रॉप डाउन भी होता है, मोटिवेशन भी कम होता है. बट एज द सिचुएशन गॉट मोर टफर, इट इज़ द चांस फॉर यू टू कम आउट. ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से आगे बढ़ो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलो बढ़ते हमारी करंट अफेयर की सीरीज की तरफ. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विल बी द फर्स्ट टॉपिक. क्या है ये एक्ट, क्यों इतना न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है, किस बेसिस पे गया है वो हम समझेंगे. देन हाउ सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. 16 मई इज बिन दी डेट जब सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया था. तो क्या है वो हम देखेंगे. इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट. द रिपोर्ट विच हैज़ बिन केम राइट नाउ, जहाँ पे बताया कि इंडिया कितना वल्नरेबल है ड्रॉट के लिए. क्या है ड्रॉट वो हम समझेंगे. देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पोजीशन आफ्टर the accident of the late चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे जनरल बिपिन रावत, उसके बाद ये पोजीशन वैकेंट है. तो क्या है ये पोजीशन, कैसे बनी, क्यों बनी, वो हम देखेंगे. देन रिपोर्ट फ्लैग रिस्क ऑफ फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड राइस से क्या रिस्क है उसका एक रिपोर्ट आया है, सो वो देखेंगे. देन अर्बन हिट आइलैंड, RFID टैक्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो बहुत क्रिटिसाइज हुआ जा रहा है, क्या है. देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सर्टेन के द्वारा एक अभी न्यू रेगुलेशंस बीच में निकाले थे, उसी के बेस पे है. क्या ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो हम समझेंगे. एंड समवॉट रिगार्डिंग दी प्रीलिम सीरीज. नाउ मूविंग फर्दर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. अभी इसको समझने से पहले आप ये देखो, वाराणसी बहुत हाल फिलहाल में बहुत ही न्यूज़ में था, बिकॉज 3-4 वुमेन वेंट टू दी लोकल कोर्ट. वहाँ पे उन्होंने एक अर्जीदारी करी थी कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पे थोड़े बहुत हिंदू आइडल्स के मूर्ति पाए गए हैं, तो उन्हें वहाँ जाके प्रेयर करने की परमिशन दी उतने एरियाज़ के लिए. तो ये चीज़ देख के लोकल कोर्ट ने एक वीडियोग्राफी सर्वे कराया था, जहाँ पे पाया भी गया कि थोड़े आइडल्स थे, और बोला कि वो पूरा का पूरा एरिया को सील कर दिया जाए कि कोई वहाँ पे आना जा सके. उसी के बेस पे आगे अपील गई एंड फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट में है. अभी तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ उस पर आया नहीं है, पर लेट्स सी व्हाट विल हैपन. बट दिस एक्ट इज काइंडली इज मोर इन द न्यूज़. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या है ये एक्ट, कब आया, क्यों आया, व्हाट इज द बैकग्राउंड, वो हम समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो ये एक्ट उस टाइम पे आया गया जब अयोध्या टेम्पल केस चल रहा था, और उसी को देख के एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली गई थी LK आडवाणी के द्वारा. ठीक है, तो उनके द्वारा जब इतनी बड़ी रथ यात्रा निकली गई एंड काफ़ी कुछ हुआ, अरेस्ट भी हुआ था, देन कितने करनी सेवा पे गोली भी चली थी, एंड उसी के चलते कम्युनल टेंशन बहुत हाई राइज पे चली गई थी. और उसी को कंसिडर करके पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, 1991 वॉज द टाइम जब सरकार थी PV नरसिम्हा राव. ठीक है, उसी टाइम के अंदर वहाँ के होम मिनिस्टर SB चौहान, उन्होंने ये बिल रखा गया कंसिडरिंग कि ये जो चीज़ें हो रही है रिगार्डिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिसको उसका कैरेक्टर चेंज करने का, और उसी के चलते टेंशन क्रिएट हो रहा है बिटवीन दी कम्युनिटीज़ एंड कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, वो नज़र रख के आगे ऐसी चीज़ें ना हो उसे कंसिडर करके ये एक्ट बनाया गया था. ये उनका पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी है. सो द एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये एक्ट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है. बेसिकली इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सपोज ये यहाँ पे कोई दरगाह हो, यहाँ पे चर्च हो, या यहाँ पे टेम्पल हो, जो वो है वो वही रहेगा फ्रॉम द डेट 15 अगस्त. जब से उससे पहले से वो जो उसका कैरेक्टर है वही रहेगा, और उसको कोई चेंज नहीं करेगा. रिलीजियस कन्वर्जन वो प्लेसेस का नहीं होगा, वो वही कंटिन्यू में रहेगा. इस एक्ट का पर्पस, मेन पर्पस ये है. कल उठ के कोई बोले कि यहाँ पे ये था उस टाइम पे और अभी ये कर दिया गया है, सो पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई है उसके लिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के बीच में
जो ये कम्युनल अरिज्म हो रहा है, ये जो कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है वो ना हो, उसे कंसिडर करके ये एक्ट डाला गया था। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के ये है, ये सबसे छोटा एक्ट है बिकॉज टोटल कुछ 7 सेक्शन ही है इस एक्ट के अंदर। ये एक्ट का क्या कहना है, सबसे पहला ये कहना है देयर इज अ बैन, इट इज अ बैन ऑन द कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस places, ban on the conversion of religious places। ठीक है, उसको कन्वर्जन नहीं करोगे विथ रिस्पेक्ट टू 15 अगस्त 1947 डेट रखी गई, उससे पहले जो भी उसका कैरेक्टर था वही रहेगा। ये इस मेजरली ऑब्जेक्टिव का कहना है सेक्शन 3। ठीक है, ये बोल दिया गया है। सेक्शन 4 इस कानून के द्वारा कहा गया है कि जो 15 अगस्त 1947 वहाँ से जो डेट है उससे पहले से जो उनका कैरेक्टर है वही कंटिन्यू में रहेगा, कोई इसे कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, 4th सेक्शन ये बताता है कंटिन्यूटी एंड बैन ऑन द कोर्ट इंटरफेरेंस। ये लाइन ध्यान रखना, सेक्शन 4 के अंदर 2 विभाग है। एक विभाग तो ये है जो कंटिन्यूटी की बात करता है कि जो कैरेक्टर है, जैसे सपोज दिस इज अ मंदिर, 15 अगस्त से पहले वो मंदिर है, तो 15 अगस्त के बाद कोई कल उठ के बोलता है कि नहीं यहाँ पे कोई जैन टेम्पल हो या चर्च हो, पहले तोड़ के ये करा गया, कुछ भी इस तरीके से हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो बदल नहीं सकते, वही उसका कैरेक्टर रहेगा। ये इस एक्ट का कहना है। अब उसी के एक्ट के अंदर एक और सेक्शन है 4, वो बोलता है सेक्शन 4(2) कि अगर कोई भी कोर्ट के अंदर अगर पिटीशन हो या फिर लीगली कुछ पड़ा हुआ हो, बैटल हो, जो भी हो, अगर वो टेम्पल या मॉस्क या चर्च, एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अगर वो 15 अगस्त से पहले का कोई चीज़ के लिए पिटीशन या लीगल बैटल चल रही हो, तो वो वहाँ की वहाँ अबैट हो जाएगी, मतलब वो वहाँ पे ही वहाँ बंद हो जाएगी, उसके ऊपर कोई और प्रक्रिया नहीं होगी। ये क्लियरली बोल दिया कि बैन ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, बैन है, कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, सो सेक्शन 3 हमने देखा, वो जो बोल रहा है कि भैया आप कन्वर्जन नहीं कर सकते दूसरे रिलीजियस प्लेसेस पे। सेक्शन 4(1) क्या बोलता है, जो है उसे कंटिन्यू रखो। सेक्शन 4(2) क्या बोलता है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप 15 अगस्त से पहले की है, उसी के ऊपर कोई वाद विवाद चला हो, तो कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा और इस चीज़ का कोई कन्वर्जन नहीं होगा। बट इसी सेक्शन के बाद एक और सेक्शन जो इसमें डाला गया था, दैट इज सेक्शन 5th and 6th के आसपास का सेक्शन है, जो बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा केस जो किसी प्लेस के लिए है जो 15 अगस्त 1947 के बाद बनी है, तो उसके ऊपर कुछ भी हो तो वो कोर्ट में जा सकता है एंड कोर्ट उसके ऊपर देख सकता है। ठीक है, द प्लेसेस विच हैज बीन बिल्ट आफ्टर 15 अगस्त 1947, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो कि भैया ये तोड़ के बनाया या ये करके बनाया, तो फिर जा सकता है। पहले के कोई प्लेसेस पे हो तो नहीं, ये क्लियर कट इसमें बोल दिया गया था। देन सेक्शन 6 में क्या बोला है कि ये जो एक्ट है ये सभी के लिए लागू है बिफोर 15 अगस्त 1947 जो भी वर्शिप प्लेस है, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि केस, क्योंकि उस वक्त चल रहा था, उसी के बेस पे ये बनाया गया कि आगे ऐसा कुछ ना हो। सो राम जन्मभूमि केस के ऊपर नहीं होगा, बाकी सबके लिए ये रहेगा। अगर इसमें पेनल्टी भी दी है कि अगर कोई इंसान कुछ ऐसा कन्वर्जन करने की कोशिश करे तो 3 साल की सजा हो सकती है या तो पेनल्टी। ठीक है, सो 3 साल की सजा या पेनल्टी हो सकती है। तो ये प्रावधान टोटल 7 इसमें डाले गए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से आप कोई भी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, उस पर वाद विवाद हो, तो जिससे आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन के बीच में कम्युनलिज्म ना बढ़े, उसी को संदर्भ रख के ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट के अगर हम बात करें तो प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। ठीक है, तो जो लोग इस एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि पहले तो आर्टिकल 2 to 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है हाई कोर्ट का,
ऊपर क्या वो रिव्यू कर सकता है, उसी पे ही रोक दिया गया है कि बैन इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ये कैसे? अगर कोई इंसान, कोई एक कम्युनिटी को लगता है कि भैया ये गलत हुआ है, हमारी चीज़ों को तोड़ के बनाया गया है, तो वो कोर्ट की मदद ही नहीं ले सकता। तो ये बहुत इलॉजिकल रीज़न है, ये अगेंस्ट है, ये क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था दैट ये जो डेट रखी गई है उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये जो डेट रखी है उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। प्लस कहीं ना कहीं ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिया है रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, वो नहीं हो रहा अगर आप बैन रख रहे हो कोर्ट का इंटरफेरेंस उन मामलों में। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स बोले गए थे। बेसिकली प्रॉस अगर हम देखें तो खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अयोध्या केस हुआ था और उसी के अंदर जब 2019 में जो जजमेंट आया था उसमें ही उन्होंने बोला गया था कि ये जो एक्ट है ना, ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए, जो है सेक्युलरिज्म। ठीक है, सो पार्लियामेंट के द्वारा ये जो बनाया है, क्यों कि सोसाइटी के अंदर सेक्युलरिज्म रहे, कम्युनलिज्म की भावना कम रहे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लिए ये बोला गया है और उन्होंने ये बोला कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कम्प्लीटली जो प्रियम्बल हो या हमारे जो बेसिक फीचर हो, ठीक है, उसी को लेके ये एक्ट बना है और कम्प्लीटली सही है, ये बोला गया था स्टेटमेंट्स में। प्लस अगर हम देखें तो इतनी सारी कम्युनिटीज़ का लुट कैसे बदले, तो ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे विवादों को बढ़ा सकता है। तो उसी को समझने के लिए ये कम्युनलिज्म को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है ये एक्ट। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था ड्यूरिंग दी वर्डिक्ट ऑफ राम जन्मभूमि केस। ठीक है, सो ये है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसलिए न्यूज़ में था। 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाया गया था। पीछे का बैकग्राउंड आपको बताया, मेजर उस एक्ट के प्रावधान क्या है, प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे, तो इसी के आसपास आपके क्वेश्चंस घूम सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ सिक्किम बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो आप ये देख सकते हो, दिस इज सिक्किम, ये सिक्किम है, ये चुम्बी वैली है। ठीक है, पहले ये कहीं ना कहीं सिक्किम का पार्ट होती थी, बट फिर चाइना ने ले लिया था, तो ये चुम्बी वैली, यहाँ पे डोकलाम इशू हुआ था। यू कैन सी यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, एंड दिस इज द टच जहाँ इंडिया का आता है। तो सिक्किम पहले क्या था, अभी क्या है, वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम सिक्किम की बात करें तो 1700 सदी से टाइम से सिक्किम मोनार्क रहा है। ठीक है, नामयाल डायनेस्टी जो है, नामयाल डायनेस्टी, उन्होंने रूल किया है। डायनेस्टी का नाम है नामयाल, पर जो रूलर थे उनका नाम है चौग्याल। ठीक है, सो चौग्याल जो रूलर थे उन्होंने, माना जाता है कि वो तिब्बत से आए थे, यहाँ पे रहे, और वो जब आए तभी उनके साथ बुद्धिज़्म आया गया था। और जनरली यहाँ पे जो पहले लेते थे लेप्चा, जो ओरिजिनल हैबिटेटर है सिक्किम के, वो एनिमलिस्ट थे। पर जब चौग्याल वहाँ से यहाँ आए, कल्चर इंट्रैक्शन हुआ और तब यहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा बढ़ने में आया है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, ये एक मोनार्की थी जो 17 सेंचुरी से लेके ऑलमोस्ट 16 मई 1975 तक ये मोनार्की चली थी। ठीक है, सिक्किम के अंदर। अभी अगर इसकी हिस्ट्री समझे तो सिक्किम और नेपाल इज लाइक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, पर जैसे ही बोला गया है जो भी नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं वो एक दूसरे के एनिमी ज़्यादा होते ही है। तो सिक्किम एंड नेपाल हमेशा लड़ते दिखाई दिए हैं। नेपाल कहीं ना कहीं सिक्किम पर बहुत अटैक भी किया हुआ था, एंड कितनी सारी बाउंड्रीज जो सिक्किम की है लैंड्स, नेपाल ने अक्वायर भी कर लिया था। ठीक है, सो माना जाता है कि सिक्किम का अंदर पहले दार्जिलिंग का भी पार्ट आता था। नाउ व्हाट हैपन, ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट 1814 के आसपास ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी चल रही थी, सब्सिडियरी अलायंस और साथ में एक्सपांशन की पॉलिसी, और दे वांट कि ये जितने भी हिमालयन स्टेट्स है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाए। उसी को चलते 1814 में ब्रिटिश ने नेपाल के साथ वॉर शुरू किया, 1814 से लेके 1816। उससे पहले व्हाट हैपन, दे रियलाइज कि सिक्किम एंड नेपाल आर एनिमी। तो ब्रिटिशर्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट थिंग कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त,
ठीक है, तो दे हैव मेक अ गुड अलायंस विद सिक्किम और बोला कि चलो हम लड़ते हैं, हमारे दोनों के कॉमन दुश्मन है, विल गिव यू प्रोटेक्शन, तुम चिंता मत करो, लड़ते हैं, ठीक है। और फिर जब जैसे लड़ाई जीती, सिक्किम ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर का, तो थोड़े बहुत लैंड जो नेपाल ने अक्वायर किए थे सिक्किम को, वो वापस दे दिए गए थे। अब ऐसे ही तो फ्री में ब्रिटिशर कुछ काम नहीं करते, उनका भी खुद का इंटरेस्ट होता है, तो यही था इंटरेस्ट सब्सिडरी अलायंस बनाने का। ये अलायंस क्या हुआ बेसिकली, आपको यहाँ देखने में आएगा कि आराम से अभी तक चल रहा था, आराम से अभी तक सब कुछ चल रहा था, बोल दिया था कि आप हमारा प्रोटेक्टर हो, वही कि हम हमारी आर्मी भेजेंगे, इस तरीके से सब चल रहा था। एक ऑफिसर को भी बिठा दिया था वहाँ पे जो प्रोटेक्टरेट का कहीं ना कहीं काम भी कर रहा था। ऑफिशियली सब कुछ 1850s के बाद से होता है, पर उससे पहले से ही ये चीज़ चल रही थी। अभी दार्जिलिंग ये क्या है, हिली एरिया, यहाँ पे चाय उगती है, ठीक है। सो ब्रिटिशर आर वर वेरी इंटरेस्टेड इन दार्जिलिंग एरिया, तो उन्होंने सिक्किम से दरखास्त की, सिक्किम ने दार्जिलिंग एरिया ब्रिटिशर्स को दिया, इसके कहने में कि आपको सालाना कुछ 6,000 रुपये, नहीं महीने के कुछ 6,000 रुपये या कुछ इस तरीके से डील हुई थी कि आपको देने के रहेंगे। व्हाट हैपन, इनिशियली तो वो दे रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया, और उसी को देख के मोनार्क को भी नहीं अच्छा लगा, और सिक्किम के लोग दार्जिलिंग में बार बार जा जाके अटैक कर रहे थे। उसी के बेस पर ब्रिटिशर ने फिर अपनी आर्मी फाइनली भेज दी गई थी सिक्किम में, फिर वापस से शांत हुआ और फिर से रुपए देना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ चल रहा था। अभी ऑफिशियली आफ्टर 1850s ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को प्रोटेक्टरेट बना दिया था, ठीक है। वहाँ पे एक ऑफिशियल बैठता था जो वहाँ के सब कुछ संचालित का काम दिखता था, ठीक है। ऑटोनॉमी भी थी, उनके तरीके से करे, बट ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। नाउ व्हाट हैपन, हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो 1947 के बाद आज़ाद हो गए, बट सिक्किम भी ऑलमोस्ट आज़ाद हो गया। ये टाई अप किया कि यहाँ पे जो पहले प्रोटेक्टरेट का सिस्टम चल रहा है वही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का ऑफिशियल बैठेगा, इंडिया का ऑफिशियल बैठेगा। क्यों सिक्किम के साथ कुछ अलग है कंपेयर टू हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर के साथ जो पॉलिसी सरकार की रही है उससे काफ़ी डिफरेंट थी सिक्किम की। यहाँ पे सिक्किम को एक प्रोटेक्टरेट स्टेट की तरह माना गया था, ठीक है, जहाँ पे उनकी एक्सटर्नल डिफेंस वो सब इंडिया के द्वारा देखेगा, पर ऑटोनॉमी इंटरनली रहेगी। ये डील 1950 में एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप सिक्किम और उनके बीच में, ठीक है, जहाँ पे बोल दिया था कि सिक्किम अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी बना के रख सकते हैं और हम बाहर का सिर्फ देखेंगे, इस तरीके से चल रहा था। अब ये भी उन्होंने क्यों सिक्किम वालों ने ये ट्रीटी साइन करी, बेसिक द रीज़न इज 1947 के बाद ऑलमोस्ट देखने में आया कि तिब्बत के ऊपर चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा था, और उसे ही देख के सिक्किम को लगा कि हमारा भी फेथ ये हो सकता है, सो इट्स बेटर इफ़ वी टेक एन हेल्प फ्रॉम दी इंडियन गवर्नमेंट, हम उनके अंदर आ जाते हैं तो क्या हमारा बाकी की चीज़ देख ली जाएगी और हम ऑटोनॉमस वे में काम कर सकते हैं। तो उस वक्त की जब मोनार्क थे, सी आई शो यू द फोटो, दिस इज द मोनार्क उस टाइम के, ठीक है, ये इनके बेटे ऑलमोस्ट 1867-66 में ये नहीं रहे, उसके बाद नेहरू जी नहीं रहे। जब तक नेहरू जी थे तो उन्हें था कि कोई टेंशन नहीं, हम हमारे तरीके से सब कर सकते हैं। वो खुद का फ्लैग लेके घूमते थे और बाहर कितनी कंट्रीज़ में जाके मिलते थे और सिक्किम को एक अलग तरीके से ही बताते थे, तो इतनी ऑटोनॉमी थी। बट आफ्टर दैट जब उनके बेटे जो फाइनली उस वक्त मोनार्क बने थे पुष्पदु, तो उनको लगा कि नहीं ये सब थोड़ा नहीं, हमें थोड़ा खुद का अलग से करना है। एंड दैट इज़ द टाइम जब इवन इंडिया रियलाइज कि जिस तरीके से चाइना अग्रेसिव हुआ है और तिब्बत ले लिया, दलाई लामा भी आ गए थे, दे आस्क फॉर द रिक्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं इंडिया नहीं चाहता था कि हम सिक्किम भी चला जाए चाइना के पास। और ये हुआ भी था, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था तो कहीं ना कहीं सिक्किम के अंदर तक भी थोड़ा चाइनीज़ आर्मी घुस गए थे एंड हमारे आर्मी वालों ने उन्हें भगा दिया था फोर्स करके, थोड़े दिन चला था। और ये आगे ना हो उसे कंसिडर करके खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि सिक्किम इंडिया का पार्ट हो जाए। अनऑफिशियली बेसिकली कितनी जो बड़ी बड़ी किताबें होती है डिप्लोमेट्स की, उनकी किताबों में बताया गया है कि अनऑफिशियली वहाँ पे जो प्रोटेस्ट और वायलेंस सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराए गए थे कि वहाँ पे मोनार्की ना रहे, उनकी ज़्यादा पावर ना रहे और वो इंडिया का
पार्ट हो जाए। अजित डोभाल उस वक्त वहाँ पे ही पोस्टेड थे, ये माना भी जाता है, जो आज के हमारे एडवाइज़र है हमारे पीएम के, ठीक है। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजित डोभाल फिलहाल ही, पर उस वक्त वो वहाँ पे काम कर रहे थे। सो क्या होता है जनरली 1950s के बाद जब ये ट्रीटी साइन हुई, प्रोटेक्टरेट करके कंसिडर किया था, वहाँ पे एक पार्टी फॉर्म होती है सिक्किम नेशनल सिक्किम कांग्रेस पार्टी, जो वहाँ की फॉर्म होती है वो प्रो इंडियन होती है। दे वांट कि हम इंडिया के अंदर आ जाए, डेमोक्रेसी रहे, ये मोनार्की थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। एंड जो दूसरी बाद में एक पार्टी इमर्ज होकर आती है वो एंटी इंडियन सी, दे वांट मोनार्की टू बी देयर, ठीक है, जो खुद मोनार्की के द्वारा प्रमोट भी की गई थी। अब क्या हुआ, जैसे ही ट्रीटी साइन की उसके बाद हमने बोला कि प्रोटेक्टेड स्टेट रहेगा और ये सब चीज़ें चलती रही। इट वॉज द टाइम 1973, वहाँ पे इलेक्शन किया जाता है और उस इलेक्शन के दौरान जो प्रो इंडियन पार्टीज थी वो जीत भी जाती है और बोला था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम कर दे, जहाँ पे इंडिया भी चाहता था कि मोनार्क की पावर थोड़ी कम रहे, और यही हुआ। और मोनार्क को पसंद आएगा, भाई उनकी पावर चली जाएगी, नवाब है पर वहाँ के तो मोनार्क थे, ठीक है। तो शौक होता है कैसे पावर जा सकती, तो उसी के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी एंड दे वर ट्राइंग टू डूम कि भैया थोड़ा बाहर रहो इंडिया के पास नहीं, और इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। उसी के टाइम पीरियड में आप देखोगे वहाँ पे लोगों का भी प्रोटेस्ट बढ़ रहा था। वहाँ पे जो बेसिकली नेपाली लोग थे, उन लोगों का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो मोनार्क को पसंद नहीं भी आ रहा था। आज देखोगे सिक्किम के पॉपुलेशन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन में नेपाली थे, ठीक है। फिर जो एक्चुअली जो रूलर है वो उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में जो है भूतिया लेप्चा, और माना जाता है कि जब क्रिश्चियन मिशनरी आए थे तो इसमें से थोड़े भूतिया लेप्चा क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो गए थे। तो बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड क्रिश्चियनिज्म और थोड़े बहुत रिलीजन इन अ वेरी माइनॉरिटी वर देयर इन द सिक्किम, ठीक है। अब उसी में ही बीच में बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल पावर के बीच में ही कंट्रोवर्सी चल रही थी, कोई रिलीजन कंट्रोवर्सीज नहीं चल रही थी, और उसी के बीच में काफ़ी वाद विवाद चले और एक पॉइंट आया कि जहाँ पे मोनार्क के घर के आसपास सारे प्रोटेस्टर इकट्ठे हो गए, तब जाके मोनार्क को लगा कि टू प्रोटेक्ट देयर नीड, उनकी 500 जितने ही सोल्जर्स थे कहाँ से लड़वा दे, तो उन्होंने फिर इंडियन आर्मी की मदद ली। इंडियन आर्मी को सरकार ने भेजा गया एंड सारे प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया था। आफ्टर दैट एक डील साइन हुई थी कि इस तरीके से सरकार वरकार चलेगी, बट थोड़ा बहुत चलता रहा एंड फाइनली अनऑफिशियली पता नहीं क्या रीज़न था, पर आर्मी ने बाद में एक बार अटैक किया गया था और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनको आधे घंटे में ही ख़त्म, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था। फिर ये चीज़ इंटरनेशनली मोनार्क ने क्रिटिसाइज़ की थी, उसी के बेस में फिर रेफरेंडम कराया गया था। 5 दिन में ये रेफरेंडम हुआ था, 60,000 वोट्स, उसमें से सिर्फ 1400 ही अगेंस्ट थे, बाकी के सब प्रो इंडियन थे। कहीं ना कहीं जो मोनार्क और उनके सपोर्टर्स थे उनको लगा कि ये रेफरेंडम गलत हुआ गया है, इलीगली हुआ गया है, क्योंकि 5 दिन में ऐसे हिली एरिया में इतने सारे लोगों को कैसे, ये बाहर इंडिया से ही आए होंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फाइनली अप्रैल के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है जहाँ पे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके बेसिस में सिक्किम को 22nd स्टेट इंडिया का बना जाता है, जो फाइनली ऑफिशियली 1975 16 मई से हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सिक्किम की स्टोरी रही है। ठीक है ना, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप देखो इधर क्वेश्चन, pulses constitute the highest number of commodities for which minimum support price are guaranteed. Second statement is the value of milk and milk product is more than that of all cereals and pulses combined. The market surplus ratio for pulses is higher than paddy and wheat. अब आपको आंसर बताना है, सोचिए। आप अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
अभी क्वेश्चन एमएसपी के रिगार्डिंग है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है फॉर 23 क्रॉप्स। अब इसमें क्या दिया गया है, देखो कुछ ना भी पता ना तो थोड़ा इधर सोचो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे होते हैं, ठीक है, तो उनका वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल सीरियल एंड पल्सेस, इतना याद रखना, ठीक है। तो सेकेंड इज करेक्ट, तो सेकेंड करेक्ट है, तो या तो सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केटेड सरप्लस रेशियो फॉर पल्सेस इज हायर देन पैडी एंड व्हीट। अभी यही स्टेटमेंट अगर आपको पता हो तो शायद हो सके, या तो फिर ये स्टेटमेंट बहुत ईजी है जो समझ सकते हो आप, pulses constitute highest number of commodity for which MSP are guaranteed। यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ पैडी एंड वीट की ही ज़्यादा ली जाती है, पल्सेस की नहीं ली जाती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो फर्स्ट रॉन्ग है ये, नहीं तो बचा क्या, सी। So C is the correct answer. Market surplus ratio for pulses is higher, 90% है market surplus ratio. Then paddy and wheat. आप देख सकते हो 90% for most pulses. आप अगर पैडी की बात करो तो 80% है, wheat की बात करो तो 75% है। Now consider the following statement regarding egg mark. Egg mark क्या है, ठीक है? It is a certificate mark employed on agriculture product in India. Egg mark standard can be designed, approved and monitored only by respective state government. Egg mark must be accompanied by BIS hallmark for official product certification. देखिए, समझिए और आंसर दीजिए। सी यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट एग मार्क क्या है, एग्रीकल्चर मार्क जो बताता है कि ये प्रोडक्ट का सही से बना गया है और सही से प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, इसलिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अ सर्टिफिकेट मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया, दैट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ BIS हॉल मार्क आपके सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी पे मिलता है। BIS मार्क अगर आप खरीदने गए हो या मम्मी कभी खरीदने गए हो तो इतना पता हो, ठीक है। सो ये मेटल की प्योरिटी बताता है, ना ही एग्रीकल्चर फूड की। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड हटा दो, सो C एंड D हट जाता है, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, तो या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है। नाउ द थिंग इज एग मार्क स्टैंडर्ड कैन बी डिजाइन, अप्रूव एंड मॉनिटर ओनली बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो हर एक स्टेट का अलग अलग हो जाएगा, ये तो कैसे हो सकता है, प्रॉपर फिर स्टैंडर्ड पॉलिसी में इशू आएगा तो नहीं। एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर जो इसे देती है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज बी इटसेल्फ। सी द डिपार्टमेंट बेसिकली अ डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, एक एजेंसी है सरकार की, ठीक है, जो इसको डिजाइन देती है, अप्रूव करती है, इस तरीके से ये सर्टिफिकेट देती है। ये लीगली एक्ट के द्वारा आया गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, जिसको अमेंड किया था 1986। क्लियर? नाउ इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया गया है, द हिंदू के अंदर आया गया था कि यूएन का एक ड्रॉट नंबर रिपोर्ट बेसिकली आया गया है। हाल फिलहाल में 15 कॉप मीटिंग चल रही, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूएनसीसीडी की। यूएनसीसीडी क्या है? जब रियो अर्थ समिट हुआ था तब तीन चीज बाहर निकली थी। एक तो थी यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, एक थी सीबीडी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कन्वेंशन का था, और एक था यूएनसीसीडी कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसी की हाल फिलहाल में कॉप 15 के अंदर मीटिंग चल रही है, दैट इज 15 मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच आर 197 पार्टीज आर देयर, ठीक है। ये सारी की सारे लोग मिले गए हैं अभी कोते दिवोर, जो ऑस्ट्रेलिया के सॉरी अफ्रीका के अंदर आया गया है, वहाँ पे यहाँ पे मीटिंग चल रही है। उसी मीटिंग के दौरान पे ये रिपोर्ट भी डिस्कशन में था, जिसने बताया गया है, यूएन का रिपोर्ट है, दैट इज डॉट नंबर रिपोर्ट, जो बताता है कि इंडिया में कितने सिटीज़ है, कितने ऐसे एरियाज है जो डॉट लिस्ट के अंदर है, एंड ऑलमोस्ट द टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1980 से लेके 2017 तक कुछ इंडिया का जीडीपी 2 से 5% रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रॉट। अगर उन्होंने ग्लोबली बताया सेम पीरियड के अंदर इकोनॉमिक लॉस अगर हम देखें तो 124 बिलियन जितना
लॉस हुआ गया है। सो ये सारे आपके फॉर्दर डेटाज है जो आपको लिखने चाहिए एग्जाम मेंस पर्सपेक्टिव में। सो मार्केट कि ये एक रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन नंबर रिपोर्ट ड्रॉट का आया है, जिसने बताया कि इंडिया में ड्रॉट वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा सिटीज़ में है। एंड 1998 से लेके 2017 तक कुछ लगभग 2 से 5% जितना जीडीपी रिड्यूस हुआ है। एंड एट द सेम टाइम ग्लोबली अगर हम इकोनॉमिक लॉस देखें तो $124 बिलियन जितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट किसे बोलते हैं? तो ड्रॉट कुछ नहीं है, जनरली जो परसेप्टेशन होता है, मतलब जो बारिश होता है, रेनफॉल जितना होता है, उसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है नॉर्मल लेवल पे, मतलब कहीं ना कहीं पानी की कमी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपका सूखापन बढ़ जाता है और उसे ही ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, सेकेंड इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, थर्ड इज लाइक एग्रीकल्चर ड्रॉट एंड फोर्थ इज इकोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो ये सारे के सारे ड्रॉट्स आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले क्या है, there is a shortage of water available due to inadequate precipitation, मतलब बारिश की कमी होने से चलते पानी की कमी हो जा रही है और उससे कंपेयर में जितना पानी उसका ज़्यादा रेट ऑफ इवेपरेशन और ज़्यादा यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू स्टोरेज, तो उसी को ड्रॉट कहते हैं। ड्रॉट के टाइप्स अगर देखें, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है कि सपोज अगर आपका जो नॉर्मल मानसून है उससे 75% रिड्यूस मानसून हो तो उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। जैसे नॉर्मल यहाँ पे इतना बारिश गिरने वाला है, ठीक है, उससे 75% रिड्यूस हो तो उसे कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट मतलब जो सॉइल की मॉइस्चर होती है ना वही सूख गई, देयर इज नो मॉइस्चर, तो उसमें कैसे खेती कर सकेंगे सॉइल में, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, दैट इज एग्रीकल्चर। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट दो ड्रॉट बताता है, एक तो ग्राउंड एंड एक तो सरफेस। ग्राउंड में मतलब जो हमारे एक्विफर्स है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है, मतलब अगर बारिश भी हो तो भी वो उसको भर नहीं सकता, उतने लेवल से ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। और ऊपर सर्फेसेस में जो लेक पॉन्ड्स है उसे ही हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। इकोलॉजिकल इस सभी का कॉम्बिनेशन मिलके एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस माना जाता है कि वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द 4 टाइप ऑफ ड्रॉट जो हमने समझा। अभी इस रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला है कि लगभग 50% जितना भी डिजास्टर आता है वो वेदर रिलेटेड डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर होता है। दूसरा 49% लोग डेथ हुए वो वेदर रिलेटेड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से, 49% पीपल गेट डेथ, ठीक है। लगभग इस रिपोर्ट का मानना यह है कि 216 मिलियन लोग माइग्रेट हुए बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, 216 मिलियन ड्रॉट। अभी ड्रॉट का असर इम्पैक्ट किस में दिखेगा? सबसे ज्यादा ड्रॉट का इम्पैक्ट जेंडर बायस होगा। क्यों? क्योंकि पानी लेने के लिए दूर दूर तक महिलाओं को जाना पड़ेगा। 70% वुमेन एंड 9% गर्ल्स विल बी अफेक्टेड। उसी के चलते माल न्यूट्रिशन की कमी, खाने के लिए शॉर्टेजेस हो जाएगी एंड उससे और सारी बीमारियां भी बढ़ सकती है। तो काफ़ी गहरा ड्रॉट का इम्पैक्ट होता है। इंडिया की कितनी सिटीज़ हैं जो ड्रॉट के अंदर आती है एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 700 mm से कम बारिश गिरती है। इस तरीके की स्थिति और भी बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो यू कैन सी ओवर हियर, यही रिपोर्ट भेजा गया था, ड्रॉट इन नंबर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बेसिस पर डिस्कशन किया, थीम था इस मीटिंग का भी, दैट इज लैंड। लैंड क्या है? लैंड लाइफ है और लेगेसी भी है, ठीक है, और इस लेगेसी को बनाना है। सो ये थीम था आपका। बेसिकली यूएन ने इस पूरे दशक को, इस पूरे 10 इयर्स को दिया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या रिहैबिलिटेशन। उसी के बेसिस पे यूएनसीसीडी के द्वारा भी एक प्लेज लिया गया है दैट 1 बिलियन हेक्टेयर जितने लैंड को रिस्टोर कर देंगे, जो डेजर्टिफाई हो रहे हैं उसे रिस्टोर कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो ये जब रिपोर्ट गया तब इस पर डिस्कशन हुआ कि ये जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन एंड उसके चलते लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट, ये सारे कंसिडरेशन इस मीटिंग के अंदर दिए गए कि इससे कितने एस्पेक्ट रिलेटेड है। और बताया गया है कि इस बार अगर हम देखें तो ड्यूरेशन एंड नंबर ड्रॉट्स के बढ़ रहे, इट इज एट द अलार्मिंग रेट देन 29% सिंस 2000, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दिस इज
दी रिपोर्ट टाइटल, आपके टाइटल के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये कॉप के अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, प्राइवेट प्लेयर्स हो, सिविल सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, जो मिल के काम कर रहे हैं। एंड इस रिपोर्ट को काफ़ी अच्छे से समझ में आया कि ओके क्या क्या कंसिडरेशन कर सकते हैं। सो कौते दे वो, दिस इज द प्लेस, यहाँ पे अभिजान, यहाँ पे ही मीटिंग हुई है। सो रिपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिजास्टर इम्पैक्ट कर रहा है, और हाल फिलहाल में ये पता चलता है कि ये क्लाइमेट चेंज 129 कंट्रीज एक्सपीरियंस करने वाली है नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में, और सबसे ज़्यादा 23 कंट्रीज हाल फिलहाल में ड्रॉट इमरजेंसी फेस कर रही है। कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, देन मेजर कंट्रीज माली, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज अफ्रीका की, यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशंस बढ़ रही है। अर्जेंटीना में भी चल रहा है। सो 23 कंट्रीज करेंटली फेसिंग ड्रॉट, या तो वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, और या तो फिर नेचुरल इश्यूज़ की वजह से ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका सबसे ज़्यादा हिट है विद 124 ड्रॉट, ऑफ विच 70 ऑकर्ड इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ड्रॉट के सिचुएशंस बढ़ रहे हैं। तो ये रिपोर्ट हमारी आंखें खोल देती है कि हाल फिलहाल में परिस्थिति क्या है, एक जगह फ्लड आ रहा है तो एक जगह ड्रॉट की सिचुएशन बढ़ रही है। So as we can see over here that in 2022 2.3 billion people are facing water stress. Almost इसमें 160 million children are exposed to severe and prolonged drought condition. So कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि अगर आने वाले टाइम में 2100 के अंदर अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं रहे, 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाने वाला है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने वाला है अर्थ का, और उसी के चलते ड्रॉट की कंडीशंस और बढ़ने वाली, स्पेसिफिकली मेडिटेरियन एंड अटलांटिक रीजन ऑफ यूरोप, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशंस बनने वाली है। हाल फिलहाल में हम उसका एक बेहतरीन एग्जांपल देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट की कंडीशन, और उसी चलते जो फायर लगा था वाइल्ड लाइफ के अंदर, और कुछ 3 बिलियन जितने ऑलमोस्ट एनिमल किल हुए थे या डिस्प्लेस हुए थे। सो काफ़ी सालाना माना जाता है कि ड्रॉट की वजह से 12 मिलियन हेक्टेयर जितना लैंड लॉस हो रहा है। दिस ऑल आर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको लिखनी है कि जब भी ड्रॉट के बेस पे क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे लिख सको। ठीक है, नाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अभी ये हाल में गवर्नमेंट, ये इसलिए न्यूज़ में है कि गवर्नमेंट के द्वारा इस पोजीशन को वापस से रिकंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन खाली हो गई है जब से लेट जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, उसके बाद ये पोजीशन खाली हो गई। यही पहले इंसान थे जिसको ये पोजीशन पे अपॉइंट किया गया था। अब इसके वैकेंट होने से इसी के ऊपर सोचे कि क्या करे, ये वापस से गवर्नमेंट इसके ऊपर सोची कि रखना है नहीं रखना है क्या है। सो हम समझते कि क्या पूरा का पूरा सीन है। सी, कारगिल वॉर 1999, कारगिल में एक वॉर हुई थी 1999 के टाइम पे। ठीक है, ये वॉर क्या बोलती है? ये वॉर बोलती है कि ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, लोगों को चढ़ा दिया गया था, हमारी सेना ने लड़के ये सारा मेजर पॉइंट्स पे कब्जा किया। इसी वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी जिसको बोलते हैं कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी। इस कमेटी के द्वारा कहा गया था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन होनी चाहिए जो ट्राई सर्विसेज पे कमांड कर सके। काफ़ी सजेशंस दिए गए थे पर उस सजेशन को लिया नहीं गया था गंभीरता से। क्योंकि क्या कारण है वो हम देखेंगे। फिर से 2012 में नरेश चंद्र टैंक की कमेटी बनी थी। उन्होंने भी बोला था कि ये जो तीनों के तीनों, आर्मी के चीफ जो है, नेवी के चीफ है, एयरफोर्स के चीफ है, इन तीनों के चीफ का एक हेड होना चाहिए। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ का एक हेड होना चाहिए। तो उन्होंने भी ये रिकमेंडेशंस दिए थे 2012 के अंदर। ठीक है, अब बाद में अभी क्या हुआ, क्यों इस रिकमेंडेशन को लेने में इतना टाइम लगा कि 2017 में अपॉइंटमेंट हुई? क्यों? द रीज़न इज हमारे आसपास जैसे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या कहीं पे भी आप पाकिस्तान देख लो, या कहीं पे भी हमने देखा कि कुप की सिचुएशन आ रही है जहाँ पे मिलिट्री हाथों में, अपने हाथों में जो पॉलिटिकल सरकार होती है वो अपने हाथों में ले लेती है, सिविलियन सरकार को गिरा के खुद मिलिट्री सरकार रूल आ जाता है। ब्राज़ील हो, ये सारी जगह में उस टाइम पे देखने को आया। सो इंडिया डजंट वांट कि ऐसा इंडिया में भी हो कि जो पॉलिटिकल सरकार है, सिविलियन सरकार है, वो गिर जाए और मिलिट्री के हाथ में आ जाए। तो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट
पोस्ट बनाने का खतरा ये मंडराता रहेगा और उसी के चलते इस रिकमेंडेशंस पे ज़्यादा काम नहीं किया था। बट अगेन ये रिकमेंडेशन पे जब काम हुआ, ये कब होगा? जब सरकार आपकी स्ट्रांग हो कि भैया हम इतनी मेजोरिटी से आए हैं कि कोई टेंशन ही नहीं हमें घिरने का कि हम कोई अपोजिशन गिरा के मिलिट्री की सरकार आ जाएगी, ऐसा कुछ भी हो। उसी के बेसिस पे नज़र रख के क्या किया, ये पोस्ट बेसिकली 5 स्टार की पोस्ट होती है कि 5 स्टार्स की रैंकिंग जो होती है उसकी पोस्ट होती है। बट जो इस बार की जो सरकार जो है हमारी, उन्होंने रिकंसिडर किया इस चीज़ को। उन्होंने बोला कि वी विल मेक 4 स्टार रैंकिंग पोस्ट। वाई 4 स्टार? अगर 5 स्टार देंगे तो बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाएगी, इसलिए 4 स्टार रखा है और ये इक्विवेलेंट रहेंगे बाकी के चीफ ऑफ स्टाफ से, ठीक है। सो ये इसे बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो सारे के सारे जो चीफ ऑफ स्टाफ से उनके हेड रहेंगे, परमानेंट पोजीशन रहेगी। उसके साथ साथ इनका ये भी काम है कि एक मिलिट्री अफेयर का डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। ये आप देख रहे हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, उसके भी ये मेंबर रहेगी, चेयरमैन रहेंगे, मतलब ये उसके अंदर भी काम देखेंगे कि किस तरीके से सब कुछ रहना चाहिए। अब क्या है पूरा का पूरा सीन, वो समझो। बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है, ठीक है, CDS, ये सारे स्टाफ के हेड रहेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, इनके भी एक्स ऑफिसर रहेंगे, ठीक है। अब ये जो डिफेंस के अंदर आता है, इनका काम क्या है, ये जो ट्राई सर्विसेज है उसकी क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसी के ऊपर सारा काम करना। अब ये जो CDS है, ये क्या करेंगे, ये रक्षा मंत्री जो हमारे हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइस करने का काम करेंगे, प्लस जो हमारे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उन्हें भी एडवाइस करने का काम करेंगे, ठीक है, एडवाइजरी काम है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर उन्हें बिठाया गया है, पावरफुल ना हो तो जो डिफेंस की, और डिफेंस की कितनी डिपार्टमेंट है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, और ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, ठीक है। सो ये जो डिफेंस के जो सेक्रेटरी है ना, ये भी इसी का ही काम देखने वाले हैं, ये सिर्फ एडवाइस करेंगे, काम मेजरली सब कुछ यही देखने वाले। सो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पावर सिविलियंस के हाथों में रहे, ये ध्यान रख के ये पोस्ट को बनाया गया था, ठीक है। अभी इससे क्या हो रहा है, बेनिफिट्स क्या है इसके, कि एक तो है ना, ट्राई जो हमारी तीनों सर्विसेज है उसको स्ट्रांगली एक ही पर्सन कमांड दे तो अच्छे से कॉम्बैट फैसिलिटीज हम कर सकते हैं। ये बैठ के देख सकते हैं कि तीनों की क्या ज़रूरत है, तो सोर्स जो हमारे सोर्सेज है उसके वेस्टेजेस ना हो और सही से रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो सके। सो उसी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया गया है कि लॉजिस्टिक वो सब की कितनी ज़रूरत है, एडवाइस देना, यही इनका पूरा का पूरा मकसद है। इन्हें पावरफुल ना होने के लिए सरकार ने सब कुछ बंदोबस्त इस तरीके से रखा गया है। बट जो लेट जनरल बिपिन रावत जो फर्स्टली इसके लिए अपॉइंट हुए, वो नहीं रहे बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, तो ये तब से पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तब वापस से सरकार सोच रही है कि क्या करे, पोस्ट को चालू रखे या बंद करे, उसी के ऊपर सारी बातें हैं। सो यू कैन सी जनरल बिपिन रावत, इन्हें बनाया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो चेयरमैन रहेंगे सारे के सारी स्टाफ कमिटीज़, आपके एयर मार्शल हो, देन आपके नेवी के हो, उन सभी के हाईएस्ट ऑफिसर रहेंगे जो सभी का काम देखेंगे, ठीक है। सो फंक्शंस हमने बता दिए गए हैं कि किस तरीके से उनका मेजर काम रहेगा इसके अंदर, ठीक है। प्लस जो डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का प्लान है 5 साल का, 2 साल का, उसको फोर्स करना, ये सब उनका काम में अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। सो कम्प्लीटली एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, सही से काम हो, उसी के लिए ये पोस्ट की ज़रूरत भी थी। ये पोस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऐसी पोस्ट इवन US में भी है, रशिया में भी है, मेजर सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी है। तो उसे कंसिडर करके इट इज़ अ थिंग कि हमें ये रखना चाहिए, हाँ, विद सेफ्टी नेट फीचर्स के कुप जैसी सिचुएशन ना हो। नाउ बात करते हैं रिपोर्ट्स फ्लैग्स रिस्क ऑफ फोर्टिफाइड राइस। क्या है फोर्टिफाइड राइस, क्या है फोर्टिफाइड चावल और क्या है उसका रिस्क, वो हम समझते हैं। बेसिकली अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आया है कि ये खाने से
जो एनेमिक पर्सन है उनके लिए खतरा है, क्योंकि इससे ओवर आयरन न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है। और ये क्यों खतरा है, क्या है, वो हम पूरी रिपोर्ट समझते हैं। बेसिकली रिपोर्ट ये आया कि जो ऑफिसर्स है और जो ट्रेनी है उन्हें प्रॉपरली इसके बारे में पता नहीं है। ये जो लोगो दिया जाता है, पर लोगों में ये भी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि जो टीबी के मरीज है, ठीक है, इनसे आयरन एब्जॉर्ब होता नहीं है ये खाने से, मतलब ये खाने से नहीं, उनकी बिकॉज ऑफ टीबी ऑफ दिस डिजीज आयरन उससे एब्जॉर्ब होगा नहीं। और जो एनेमिक है, जैसे सिकल सेल है, एनेमिक डिसीज वाले है, वो ऑलरेडी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर है, और ये खाने से और उसके बॉडी के अंदर वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो कुछ एक्सेस मात्रा भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, और इसी के चलते मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या ये सारे सिचुएशन बढ़ रही है। तो इसकी अवेयरनेस करने के लिए ये एक वार्निंग रिपोर्ट फ्लैग हुई थी कि क्या रिस्क हो सकता है, और ये लोगों तक पहुंचाया भी जाना चाहिए। और ये लोगों बताता है कि ये फोर्टिफाइड है, किसे लेना है किसे नहीं लेना है, ये सभी के बेस पे, ठीक है। अभी सी दिस इज द प्रोसेस, आप देख सकते हो ये होल राइस ग्रेन है, ठीक है, और ये जो राइस फ्लोर है उसी के अंदर न्यूट्रिएंट मिक्स कर दिया जाता है। अब ये जो ब्रोकन राइस ग्रेन है ना, जो कण जो थोड़े रह जाते हैं, उसका ही राइस फ्लोर बनाता है, उसी में न्यूट्रिएंट मिक्स करके एक्सट्रूशन मशीन में जाके ये कर्नल्स जो होते हैं इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड फाइनली F+ वाला जिसमें आपके नॉर्मल तरीके से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग से टेस्ट ये सब नहीं लगा, आप जैसे नॉर्मल चावल खा रहे हो ऐसे ही लगेगा, बस इसके न्यूट्रिएंट्स को एनहांस कर दिया गया जो ज़रूरी है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि वार्निंग्स नहीं दी हुई है लेबल्स में, दे आर नॉट बीन ट्रेन्ड। सी the right to make informed eating choice is a fundamental right. In this instance, rice fortification, no prior informed consent from the recipient was ever sought. ठीक है, मुझे क्या खाना, इट इज़ माई राइट, आई नीड टू नो अवेयरनेस। पर जब से ये मतलब ये आपको डाल दिया गया, आपको लेना है लो, नहीं लेना है लो, पर एटलीस्ट मेक अवेयरनेस कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं उन लोगों को और किसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो सिकल सेल, थैलेसीमिया एंड मलेरिया, ये जो डिसीज़ वाली बॉडीज़ होती है उनमें एक्सेस आयरन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। अगर उसी के चलते ये भी ले तो और ज़्यादा आयरन अंदर मात्रा में आ जाएगी, जो अच्छा नहीं है। नाउ FSSI, द बॉडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया फोर्टिफाइड मतलब कि जो भी ग्रेन नेचुरली उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम एनहांस कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं कर रहे या कोई ऐसा डाल रहे, सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूट्रिएंट एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल रिमेन सेम इन द टेस्ट, जो आप जिस तरीके से खाना बनाते हैं उसी तरीके से खाना है, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है। उसके पैकेजिंग के बाद लिख दिया जाता है +F, जो बताता है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 से ये बना गया है, ठीक है, और उसको सिर्फ कोटिंग, डस्टिंग एंड एक्सट्रूशन से ही इस चीज़ को डाला जाता है, ठीक है। सो वी कैन सी कि ये क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों नहीं। इंडिया में वी ऑलरेडी नो 50% फीमेल आर एनेमिक, more than 58% children are stunted, मतलब 58% चिल्ड्रन आर बीन सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। उसी के चलते आप स्टंटिंग वो सारी चीज़ों को आप देख रहे हो। सो उसी नज़र रख के सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड राइस पहुंचाया जा रहा है कि वी कैन टैकल दी माल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री, ठीक है। सो 2/3 ऑफ पीपल इस उनका एक खाना है, स्टेपल फूड, हमारे यहाँ पे चावल सभी लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो अगर हम गिने एक इंसान महीने का 6.8 kg जितना चावल खाता है, तो अगर चावल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा हम बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं हम माल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं। सो यू कैन सी ओवर देयर, फोर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड सरकार के द्वारा बताया गया है कि 10 ग्राम ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नल, जो टूटे हुए चावल होते हैं उसका आटा बना के उसी में न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके एक्सट्रूडर से ऐसे कर्नल्स निकाले जाते हैं, वो ब्लेंड करते 1 kg रेगुलर राइस के साथ, ठीक है। 1 kg रेगुलर राइस विल कंटेन क्या, जो टोटल फोर्टिफाइड राइस है, आयरन की मात्रा इतनी होगी, विटामिन B12 होगा एंड फॉलिक एसिड होगा, ठीक है। राइस में ऑल्सो भी फोर्टिफाइड विद जिंक, विटामिन A, जिसकी वजह से आपने देखा होगा गोल्डन राइस, विटामिन B1, B2, B3 एंड विटामिन B6 पर kg। सो ये सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है थ्रू फोर्टिफिकेशन। इश्यू क्या है, सी बेसिकली फोर्टिफिकेशन जो नेचुरल पैकेजिंग में जो नेचुरल तरीके से आता है, हम ना उसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा बॉडी उसे कितना एब्जॉर्ब करता है वी एक्चुअली डोंट नो। और कितने लोग ऐसे हैं जिनका बॉडी सही से इम्यून सिस्टम काम ना करे, तो उनके लिए ये रिस्क फैक्टर है, ठीक है। पर उसके अलावा अगर देखें तो ये नेचुरल राइस जैसे उसी तरीके से ही
काम करता है इज दैट जस्ट थोड़ा सा हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ा दिया गया है. सो एडवांटेजेस काफ़ी है, हम इससे आराम से टैकल भी कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को, एंड खाने में कुछ चेंज नहीं लगता है, सेम प्रोसेस है खाने की, तो इट इज़ इजीली अडेप्टेबल टू. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिफर टू, ये कौन सा प्रिंसिपल, ये साइंस का बेसिक स्कूल का क्वेश्चन है. ए ऑप्शन दिया है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. बी का ऑप्शन दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वर. सी ऑप्शन दिया है, द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू फ्लोट इन वाटर और अदर फ्लूइड्स. डी इज नन ऑफ द अबव. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, you have, if you have read NCERTs from 6 to 10th, वहीं आपको मिल जाता है ये प्रिंसिपल. पूरा प्रिंसिपल का फॉर्मूला नहीं पूछ रहे, सिर्फ पूछ रहे इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये प्रिंसिपल क्या है, तो देखो और बताओ. सी आर्किमिड प्रिंसिपल बेसिकली, अगर आपकी शिप तैरती क्यों है, डूबती क्यों नहीं है, वही बता रहा है ये प्रिंसिपल. इट इज़ अ फोर्स जो आपकी शिप की बॉडी नीचे धकेल रही है, और नीचे से जो फोर्स ऊपर आता है, अगर दोनों इक्वल है तो वो न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, अगर नीचे वाला फोर्स कुछ ज़्यादा है तो वो राइज हो जाएगी ऑब्जेक्ट पानी से ऊपर. ठीक है, अगर उसका ऑब्जेक्ट का फोर्स कम है नीचे वाले का, आप जितना प्रेशर ऊपर से डाल रहे हो और उसका अपोजिट और प्रेशर आ रहा है, वो अगर कम है तो शिप तुरंत की तुरंत नीचे सिंक हो जाएगी, या एनी ऑब्जेक्ट. उसी के बेस पर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया गया है, दैट द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ समथिंग टू फ्लोट इन वाटर और अदर फ्लूइड्स, गैस हो वाटर हो, उसके ऊपर मेजरली फ्लूइड्स की बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, उसी पे ये बता रहा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या पार्शली सबमर्ज रहता है फ्लूइड में, वेदर गैस और लिक्विड, अपॉन अपवर्ड फोर्स जिसको बोलते हैं ब्योयांसी, जो ऑब्जेक्ट की ब्योयांसी, ये अलग अलग फोर्सेस आप पढ़ते हो, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है ना. द फोर्थ क्वेश्चन इज, एनविजन mission is an orbital mission to Venus being developed by, it's being developed by Envision. ये ऑर्बिटल मिशन है विनस का, ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, एनविजन. ये ऐसे आपके करंट के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो थोड़ा सोचिए कि इसरो का है तो इसरो का मिशन का नाम क्या था, यही था, या नासा का है, या तो ईएसए का है, या जाक्सा का है. ठीक है, अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, सो हमें भी पता चले क्या पे समझ में आ रहा है या नहीं. क्वेश्चन ट्राई कीजिए. Now, if I talk about Envision mission, it is basically orbital mission to Venus, ये तो दिया गया है. अगर इंडिया के मिशन की मैं बात करूँ तो इसरो के द्वारा जो चलाया जा रहा मिशन है वो है आदित्य L1, जो जाने वाला है विनस के लिए ऑर्बिटर मिशन. ठीक है, आदित्य L1 इज द लैग्रांज पॉइंट जहाँ पे हमारा स्टेशन करेगा वो सैटेलाइट. ठीक है, नाउ सो ए इज रॉन्ग, तो फिर रहता है कौन सा, बी सी डी. नाउ सी नासा का खुद का एक मिशन है वर्सेवन, जो विनस में जाने वाला है, तो ये तो उसका नाम है ही नहीं. नासा को फॉलो करते यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डेवलप किया है एनविजन मिशन. सो आंसर इज बी.
ठीक है, नासा को ही फॉलो करते उन्होंने भी डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू सेंड अ मिशन, ऑर्बिटल मिशन इन 2030 या बाय 2030 टू दी विनस. नाउ again urban heat island, see this time I think that this will be in the mains question. The repeated thing of urban heat island is in the news. तो अगर आप स्टेट पीसीएससी दे रहे हो या तो यूपीएससी दे रहे हो, दोनों में ये क्वेश्चन आने की संभावना है. बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड है क्या. तो हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई गई है. वो रिपोर्ट बताती है कि कहीं ना कहीं इंडिया के थोड़े एरियाज है दिल्ली के आसपास जहाँ पे टेम्परेचर कुछ 50 डिग्री से ज़्यादा पहुँच चुका है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेम्परेचर. नगर नफरजुंग एंड मुसापुरा, ये सारे जो नाम हैं, ठीक है, नोएडा, यहाँ पे कुछ लगभग 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया था और आसपास टेम्परेचर कम. ऐसा क्यों? उधर ही ज़्यादा टेम्परेचर, उधर नहीं. सो इसका रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड. तो इसी के लिए ये न्यूज़ में था कि 2 एरियाज इन दिल्ली रिकॉर्डेड टेम्परेचर 50 डिग्री, दैट इज नफरजुंग एंड मुजफ्फरपुर. तो यहाँ पे हीट वेव्स हो रहे हैं. अब हीट वेव है क्या, अर्बन हीट आइलैंड है क्या, ये हम समझते हैं. आप ये पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा कंक्रीट से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा कंक्रीट से बना है सब कुछ. यहाँ कोई भी झाड़ कुछ भी है, कुछ नहीं है, कंप्लीट कंक्रीट. और ये मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो आपकी जो सन रेज होती है ना, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के टाइम पे रेडिएट करते हैं, और उसी के चलते रात को भी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू आसपास के रूरल एरियाज़ में. दिन के टाइम में 50 डिग्री होता है, ठीक है, रात के टाइम में 35 डिग्री. अगर वही हम रूरल एरियाज़ में जाए तो वहाँ पे आपको 20-22 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा. तो इतना डिफरेंस ये अर्बन आइलैंड्स, जिसको आइलैंड्स बोल दिया गया, हीट आइलैंड बन रहा है. क्यों? क्योंकि ऊपर एक तो जेट स्ट्रीम्स घूमती रहती है, ठीक है. अब वो जेट स्ट्रीम ये सेम कनाडा जैसा हो रहा है कि वहाँ पे ये जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना रही है, यूं यूं यूं. तो ये क्या है, यहाँ पे विंड नीचे जा रही है, तो क्या करता है, हाई प्रेशर जोन बना रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे आपकी हीटिंग हो रही है सनरेज की वजह से, यहाँ हाई प्रेशर जोन, तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक जैसी कंडीशन होगी. अब ये ऊपर जाएगा भी सही, पर बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पे उसको ट्रैप करके रख रहा है, ऊपर उसको बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है. और उसी के चलते वो एरिया कम्प्लीटली हीट, वहाँ पे टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा रेदर देन आसपास. क्यों? आसपास यहाँ पे जंगल है, ट्रीज है. अब ट्रीज क्या करते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स के अंदर जो पानी जो स्टोर होता है ग्राउंड वाटर, वो रूट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, पानी सॉइल के अंदर से, और वही लीव्स के ऊपर जाता है और वो लीव्स से इवेपोरेशन होता है, तो मॉइस्चर ऊपर पहुंचना है. तो कहीं ना कहीं उसके वजह से एक अच्छा सा तापमान संतुलन बना रहता है. बट ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कवर नहीं है, पूरा का पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया गया. उससे ही बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स. आप देख सकते हो ये देखो यहाँ पे ये कम्प्लीटली ये पैचेस दिख रहे हो पूरे के पूरे, ये रेडनेस शो करता है कि यहाँ पे हीट बढ़ रही है. सो अगर मैं बात करूँ अर्बन हीट आइलैंड क्या है कि जो एरिया है आसपास के एरिया से वहाँ पे कुछ 3 से 5 या 7 डिग्री जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है उसे ही बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड. वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है. ये टेम्पररी फिनोमेना है, हमेशा का फिनोमेना नहीं है. वाई आर सिटीज़ हॉटर देन रूरल एरिया? क्योंकि अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो आप देखो यहाँ पे घर आसपास जंगल ही जंगल, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर्स आपको दिखेंगे, और उसी के चलते वहाँ पे आपको मॉइस्चर वो सब नॉर्मल दिखेगा, काफ़ी सराउंडिंग से हीट रेगुलेट हो सकता है. बट अगर वही चीज़ इवन ट्रांसपिरेशन, मैंने बोला ना, नीचे से रूट एब्सॉर्ब करता है, पानी ऊपर रिलीज करता है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे से चल रहा है. बट सेम थिंग अगर मैं बात करूँ सिटीज़ की, तो वहाँ पे तो ट्रीज है ही नहीं, पूरा का पूरा कंक्रीट बना हुआ है. तो ये प्रोसेस को वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा, और उसी के चलते हुए आपका हीट एब्जॉर्प्शन कंक्रीट ज़्यादा कर रहा है, बिकॉज ऐसे मटेरियल्स यूज़ करे हुए हैं, और इसलिए हीट वहाँ पे ट्रैप हो गया, इसलिए उसको हीट आइलैंड भी कहा जाता है. अब ये आइलैंड्स को आप कैसे रिड्यूस करो, तो आप तो ओपन स्पेस बढ़ाओ, एकदम कंजेस्टेड सिटीज़ मत रखो, ठीक है, या तो किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ये सारी कोशिश करो, ग्रीन कवर्स बढ़ाने की कोशिश करो. ये सारे उपाय, या तो फिर पेंटिंग्स ऑफ दैट कलर, वाइट या लाइट कलर के, वो रिफ्लेक्ट कर सके अल्बिडो इफेक्ट, तो उसे बढ़ाने की बातें चल रही है. आप गोदरेज गार्डन सिटी जाओ, अहमदाबाद के अंदर एक है, उनकी सारी की सारी बिल्डिंग वाइट कलर की है. वाई? बिकॉज दे आर प्रोमोटिंग दी अल्बिडो इफेक्ट, इससे वेंटिलेशंस भी रहे अच्छे से,
रहे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी भी ना मिले और वहाँ पे ज़्यादा ट्री कवर्स भी उन्होंने बढ़ाए. सो दिस वॉज दी फोटो फ्रॉम दी नासा इकोस्ट्रेस. ये एक कंप्लीटली एक नासा का एक एक्सपेरिमेंट है इकोस्ट्रेस, जहाँ से ये फोटोज मिली गई है, जहाँ पे बताया गया है कि एक एरिया है 12,350 स्क्वायर किलोमीटर का. वहाँ पे आप देखोगे तो पानीपत, गुड़गांव, ठीक है, सोनीपत, दिल्ली और चींदा, ये सारे जो एरियाज है, ये आप देखो रेड पैचेस कैसे दिख रहे हैं. ये दिखता है अर्बन हीट आइलैंड के इमेजेस. यू कैन सी ओवर हियर किस तरीके से रेड पैचेस यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं. ये अर्बन हीट आइलैंड. ये फोटो ली गई थी नासा के इकोस्ट्रेस के द्वारा, जब पता चला कि इस तरीके से अर्बन हीट आइलैंड इंडिया में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, RFID टैग्स. 2 साल से कोविड के वजह से सारी यात्राएं बंद थी, अब खुली है तो सारे के सारे यात्रीगण जो दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज करने जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हाल फिलहाल अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग आएंगे. एंड पहले भी इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पे मिलिटेंट अटैक्स भी हुए गए हैं. तो बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन एंड आफ्टर 2 ईयर इट इज ओपनिंग अप, उसे कंसिडर करके सरकार सोच रही है RFID टैग यूज़ करना. हर एक यात्री के पास एक टैग लगा दिया जाएगा, तो इससे पता चलेगा कौन कहाँ पर है, किस तरीके से प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं. सो RFID टैग वॉज इन द न्यूज़ एंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ट्रैक ऑल पिलग्रिम यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग. होता क्या है जनरली, सिर्फ इतना बेसिक समझो, पूरा इनका साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपने जैसे बारकोड स्टिकर्स देखे, उसी तरीके से ऐसे टैग्स आते हैं, ठीक है. ये टैग्स आप सपोज मैं यूँ जा रही हूँ, यहाँ पे कहीं RFID रीडर होगा, तो मुझे मेरा जो टैग है उसे टैग रीड कर लेगा और मेरे टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंप्यूटर में डेटा में डाल देगा, तो उसे पता चल जाएगा ओके आ रहा है, जा रहा है, क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इससे हो सकती है. अभी ये कैसे होगा, ऐसे कैसे रीड करेगा, तो ये वर्क करता है रेडियो सिग्नल्स पे, ठीक है. सो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपकी रेडियो सिग्नल्स है उसको वो डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो जनरेट करता है, यहाँ से वो सिग्नल डिटेक्ट करता है, रीड करता है और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है. यू कैन सी ओवर द इमेज, दिस इज अ टैग, ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट से या सेट से अटैच है, जो जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर है, ठीक है. ये आपका रीडर है, उसका एक एंटीना होता है, उसको रिसीव करता है या देता है जो भी है, अभी ये एंटीना से ये रीडर पढ़ता है, ठीक है, कि भैया क्या क्या है, और ये रीडर ये कंप्यूटर डेटाबेस में वो डेटा को ट्रांसमिट करता है. इस तरीके से ये पूरी की पूरी सिस्टम होती है. बेसिकली 2 तरीके के टैग होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव. एक्टिव के अंदर बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है, उससे वो ऑलवेज एक्टिवेट कर देता है हर एक बार और भेजता रहता है, ठीक है. पैसिव के अंदर कोई बैटरीज नहीं होती. ये क्या होता है, जो रीडर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता है, उसी के बेस से ये रेडियो सिग्नल्स कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. पैसिव टैग. अगर बेस्ट एग्जांपल हमें देखना है तो फास्ट टैग. फास्ट टैग जो टूल्स के ऊपर लगे हुए हैं वो एक्टिव टैग्स है, ठीक है. फास्ट टैग्स आपकी गाड़ी के ऊपर लगे हुए होते हैं, सो उसके बेसिस से वो फटाफट पता चल जाता है. सो दैट्स द बेस्ट एग्जांपल इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप देख सकते हो ये क्या है, वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम, जहाँ पे टैग होता है और एक रीडर होता है, ठीक है. रेडियो वेव्स जो है उसे यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए. ये डिवाइस को कोई एक फिक्स पोजीशन में यहाँ रख दो या तो हाथ में पकड़ लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. ना इसमें पूरा का पूरा सीरियल नंबर, इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है. तो ये टैग्स क्या है, मेमोरी की तरह काम करते हैं, सब कुछ उसके अंदर स्टोर होता है. 2 तरीके के टैग होते हैं. सो यू कैन सी इट वाज इन द न्यूज़, व्हाट आर RFID टैग्स दैट विल बी यूज्ड टू ट्रैक अमरनाथ पिलग्रिम. तो इस तरीके से आपके पेपर्स में क्वेश्चंस बनते हैं कैसे न्यूज़ से. नाउ एक्टिव टैग्स क्या होता है, ये बेसिकली पावर से सोर्स होता है, इसकी रेंज बहुत लॉन्ग होती है, 300 फीट तक दूरी तक ये डिटेक्ट कर सकते हैं. पैसिव टैग की बात करूँ तो ये खुद रीडर्स के एनर्जी से एक्टिवेट होता है और तब ये डेटा साइन करने का काम करता है. इसकी रेंज थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू दैट. अभी RFID टैग्स के अंदर क्या होता है, एक सर्किट होता है, देन एंटीना होता है जो कम्युनिकेट करता है रीडर से रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है. तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बनाता है, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी. उसी के बेसिस पे ये मैसेजेस ट्रांसफर करने का काम करता है और ये मैसेजेस आप एनालिसिस कर सकते हो, ये डेटा को एनालिसिस कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर, ठीक है. अभी व्हाट इज द डिफरेंस, आप बोलो कि RFID को बोलते हैं, बारकोड भी तो वही काम कर रहा है. अभी बारकोड में क्या होता है, आपको यहीं रखना पड़ता है, जो ये है उसी के एग्जैक्ट सामने होना चाहिए.
RFID टैग्स में आप कहीं पे भी हो, वो कहीं से भी आपको रेंज से डिटेक्ट कर सकता है, ये उसकी चीज़ है, लाइन ऑफ साइट में रहने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वेयर आर RFID कॉमनली यूज, किस तरीके से, बेसिकली इंजीनियर्स जो होते हैं, कितनी बार उन लोगों ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में ये बनाया जाता है, मैंने खुद भी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था, इन्वेंटरी सिस्टम। आप जैसे कोई बहुत बड़ा सा रिटेल शॉप मॉल्स है, तो वहाँ से सामान अपने आप इन्वेंटरी से डिडक्ट होना, कितना खरीदा जा रहा है, कितना आया जा रहा है बाहर से, ये सब का मैनेजमेंट करना थ्रू RFID टैग्स बहुत ईजी होता है। सो इन्वेंटरी ट्रैकिंग, दे आर प्रैक्टिकली एवरीवेयर. RFID chips are used as an access key in laboratory also. Even credit cards and library books में भी वो built in है. Fast tag is an also example कि कहाँ पे use किया जा रहा है. Basically RFID tag को hack करना इतना possible नहीं है कि आप डायरेक्टली उसे हैक करो, क्योंकि इसकी की होती है जिसने उसको बनाया होता है, तो वो तो नहीं है, बट साइड वे से आप साइड चैनल से उसके ऊपर अटैक करके साइड से थोड़ा इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, पर अब ये चोरी वोरी तो नहीं हो सकता, इतना याद रखना, ठीक है। बट पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें मिले, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर के पास होता है और वो इसकी सिक्योरिटी को बार बार बढ़ाता रहता है। नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। अब पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करो। हाल फिलहाल में ये जो नया बिल आया गया है, ये अमेंडमेंट है 2002 के बिल का, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट किया गया है, उसमें क्या प्रक्रिया है, क्या चीज़ें डाली गई है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये बिल में ये कहा गया है कि जो आयुष प्रैक्टिशनर है उन्हें प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस उन्हें जो भी रिसर्च के बेसिस पे बेनिफिट हो रहा है उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों से जिन्होंने ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया। सो ये इसके फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रूशियल है फॉर दी बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। उसी के बेसिस पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे कि इसके चलते काफ़ी कुछ चीज़ चली जा सकती है। तो हम समझते हैं कि ये एक्ट है क्या और क्यों आया गया। मैंने आपको बताया था कि रियो अर्थ समिट में 1992 के अंदर UNFCCC आया, CCD डेजर्टिफिकेशन वाला, और एक था CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो CBD था ये (1994) में आया, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसे साइन भी किया गया है। इंडिया ने खुद इसको खुद के लॉ के अंदर एक कन्वेंशन जो इस लॉ का है, तो उसी के बेसिस पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक्ट बनाया गया है इंडिया के द्वारा, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसी के अंदर इंडिया ने ये एक्ट बनाया जिसके अंदर एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होगा, एंड जो लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट सेल, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, ठीक है, BMC, ये आपके स्टेट वाली एक बोर्ड होगी, और ये NBA। इस तरीके का इसमें ये स्ट्रक्चर बनाया गया। अब ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन के अंदर ये जब आया उसके बाद कुछ 2003 में कार्टाजीना का प्रोटोकॉल आया गया। कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी की बात करता है, ठीक है। पहले ये एक्ट समझो क्यों आया, कैसे आया, और अब न्यूज़ में क्यों है वो मैं आपको समझा रही हूँ बाद में। 2003 में इसका एक प्रोटोकॉल आया। एक तो ये मेन कन्वेंशन है, उसके दो प्रोटोकॉल है, एक तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है जो बायो सेफ्टी की बात करता है, और एक है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2012-14 के बाद आया गया है ये नगोया प्रोटोकॉल। ये बात करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की, ठीक है। सो याद रखो जो रियो सबमिट हुई थी उसमें एक यूनाइटेड कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट
कंजर्व करना उसे, ठीक है। कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करके एक कन्वेंशन आया था 1994 में, वो आ चुका था, इंडिया ने बाद में साइन भी किया। 2003 में खुद के डोमेस्टिक कानून के अंदर एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया 2002, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि एक नेशनल लेवल में एक अथॉरिटी होगी, एक स्टेट लेवल में बोर्ड होगा और एक लोकल लेवल में बीएमसी होगी, जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट सेल, ठीक है। अब जैसे दिस इज द एरिया, दिस इज द होल एरिया, दिस इज माय डिस्ट्रिक्ट, मैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट सेल हूँ, ठीक है। मेरे एरियाज में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, फ्लोरा एंड फोना। अभी कितने फ्लोरास के भी स्पीसीज में कितनी डाइवर्सिटीज है, राइट। तो इस एरिया में जितनी भी डाइवर्सिटीज होगी उसे ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एक चीज को होने को आप डाइवर्सिटी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अनेक बहुत सारी स्पीसीज हो उसमें, उसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे एरिया के अंदर इस पे है और कल उठ के कोई कंपनी आके, ठीक है, दिस इज बीएमसी, ठीक है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये इस एरिया की जो यहाँ के लोगों ने कंजर्व करके रही है। अभी एक कंपनी है, ये क्या करेगी, इसको इसका काम है इस पर रिसर्च करना, इससे कुछ दवा ववा बनानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बीएमसी से पहले प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट बोलता है कि आपको इससे यूज़ करना है, किस पर्पज के लिए करना है, इससे पहले कंसेंट दो, हम देंगे उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट देना पड़ेगा। अब इस प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट में एग्जेम्पशन था हकीम और वैद, जो वैद होते हैं और हकीम, इन्हें ही कंजर्वेटर भी माना जाता है। क्यों, इन्हें ये बनाते प्रिजर्व करते हैं कि आगे वाली जनरेशन को मिले, तो इन्हें एग्जेम्पशन था, इन्हें बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं। बट हाल फिलहाल का जो बिल है उसमें एग्जेम्पशन में क्या डाला गया कि जो आयुष प्रैक्टिशनर है इन लोगों को भी एग्जेम किया जाएगा फॉर एक्सेसिंग दिस, ठीक है। दूसरा एग्जेम्पशन इन लोगों को प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर दे दिया गया था कि आप रिसर्च के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इससे जो भी बेनिफिट्स होगी उसमें भी आपको एग्जेम्पशन है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यही एक चीज़ इशू में भी थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी आपने रोटरडैम कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन देखा होगा कि कहीं सपोज ये मैंने ये बीटी ब्रिंजल, ठीक है, तो कहीं से बना है, उसके अंदर कुछ मैंने जीन एडिटिंग किया है, अब उसको मैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करूँ, वो शायद इन्वेसिव भी हो सके, तो उसी के लिए एक बायोसेफ्टी फीचर कि आप उसे आने से पहले आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, जब तक हानि आएगा तब तक आप नहीं कर सकते, यही वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल बता रहा है, ठीक है। दूसरा जो नगोया प्रोटोकॉल है वो क्या बोलता है कि सपोज दिस इज द एरिया, यहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है मैंने सपोज यहाँ से यूज़ करके कुछ दवा बनाई, ठीक है, और इससे लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है और मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। बट जिन्होंने इस हर्ब को या ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व किया है उनको भी तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसे ही बोलते हैं एक्सेस, मुझे एक्सेस दिया अब मैं बेनिफिट शेयर कर रही हूँ, यही नगोया प्रोटोकॉल शेयर करता है। बट ये जो नया अमेंडमेंट बिल आया गया है उसमें क्या बोला कि आयुष प्रैक्टिशनर या जो रिसर्च करने वाले होते हैं, ठीक है, आयुष वाले, इन लोगों को बेनिफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम कर दिया। अब इससे क्या होगा, आयुष बेस्ड जो भी कंपनीज होगी वो लोग तो फिर आराम से इसको एक्सप्लॉइट करेगी और बेनिफिट शेयर नहीं करेगी। तो जो पर्पस था इस कन्वेंशन का कि जो इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो तो लूजन अप हो जाएगा इसी अमेंडमेंट के चलते। तो ये पूरा का पूरा चीज़ था। आई होप आपको यहाँ पे इतनी क्लैरिटी हो। सो आप देख सकते हो क्यों इसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी। अब इसमें क्या हुआ, पहले जो अगर कोई इस कानून को वायलेट करता था तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया। अब इसको डीक्रिमिनलाइज करके इसको सिविल ऑफेंस कर दिया, जहाँ पे पेनल्टी 50 लाख से शुरू या 2 लाख से लेके 50 लाख तक हो सकती है, ठीक है। अभी ये क्यों ऐसा अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जो आयुष प्रैक्टिशनर है वो बोलते हैं कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है ये सब प्रोवाइड करने के लिए, सो इट शुड हैव दी ईजी मैनर। तो उसी के चलते इसमें क्या अमेंडमेंट लाया, एक तो था आईपीआर का अमेंडमेंट। अभी फॉर एग्जांपल आपने कुछ दवा ववा बनाई, ठीक है, आपको पेटेंट करनी होती है, तो आपको पेटेंट करने से पहले एप्लीकेशन लेनी पड़ती है इसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। अभी क्या होगा, इस अगर बिल आ जाता है, पास हो जाता है, तो आपने पेटेंट कर दिया, आपको पेटेंट अप्रूवल और साथ में यहाँ से जो परमिशन जो लेनी होती है
वो ये पेटेंट ऑफिसर ही खुद ले लेगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बर्डन फ्री करने की कोशिश की, ठीक है। फिर दूसरा कि जो एक्सेस शेयरिंग था उसमें से भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते जो इवन दो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी भी कोडिफाई करने की कोशिश सरकार के द्वारा करने में आ रही है। सो कहीं ना कहीं थोड़े ऐसे चीज़ें हैं जो इस एक्ट का एसेंस है उसे ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो वो मांग रहे हैं कि भैया आप थोड़ा बेनिफिट शेयरिंग में रिलैक्सेशन दो, तो हम अभी तो डेवलप हुए, हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। अभी एक केस हुआ था, ये बिल आने से पहले एक केस हुआ था कि रामदेव, स्वामी रामदेव जो है उनकी दिव्य फार्मेसी और एक आचार्य बालकृष्ण उत्तराखंड में, उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो हर्ब्स हो गए उसके बेसिस से दवा बनाएंगी। तो जैसे मैंने बोला लोकल लेवल पे बोर्ड होता है, उन्होंने दिव्या फार्मेसी को नोटिस भेजा कि आपने इस कानून का पालन नहीं किया है, आपने फॉर्मूला बनाया, आपने बोर्ड को इंटीमेट नहीं किया, आपने परमिशन नहीं ली, प्लस आपने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फीस भी नहीं दी है जो आप लायबल हो देने के लिए। तो उसी के बेसिस पे ये कंपनी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की, पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस एक्ट के ऊपर दिया इनको वजूद कि ये जो बोल रहे वो सही है, आपने वॉयलेट किया गया है, और उसी के बेसिस पे ये हुई। और उसके बाद सारी आयुष कंपनीज अब डिमांड कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये होगा तो ये जो बेस है एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग वो खो जाएगा। जो कंजर्वेटर है उन्हें तो उसका फायदा होना चाहिए, जो मेन इस कन्वेंशन का भी मेन एसेंस है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो। Now, the question, Gujarat Doctrine of India advocates engaging more proactively with South Asia neighbors. Second, suspension of the veto system in UNSC. Third, complete disarmament by major nuclear power. Gujarat Doctrine, बताइए। गुजराल डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि जो नेबर है, ये तब आया था जब हमारा न्यूक्लियर का जो टेस्ट होने वाला था उसके मतलब ऑलमोस्ट उसके ऐसे पहले ही आया हुआ था ये, जब बोला कि जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमें हमारा रिलेशन ज़्यादा बॉन्ड करना चाहिए कि हमारे नेबर हमारे ही अगेंस्ट ना हो जाए, कोई और पार्टी के चले जाए जो हमारे एनिमी हो, ठीक है। सो गुजराल डॉक्ट्रिन का एम्फेसिस उसमें है कि आसपास वाले साथ में रहो, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में आप इंटरफेरेंस मत करो, कॉमन पॉलिसीज पे सब काम करो, पीसफुली काम करो, यही सब उसमें कहा गया था। तो क्या लिखा है, एंगेजिंग मोर प्रोएक्टिवली विद साउथ एशिया नेबर। इन्होंने क्लियरली एक चीज़ बोली कि इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो कंट्रीज हमें क्या दें, हम अगर ये दे रहे तो टिट फॉर डेट मत रखो, आप अपना काम करो, उन्हें देना नहीं देना उस पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला था। सो आंसर इज सी ओनली। ये आप पूरी की पूरी गुजरात डॉक्ट्रिन देख सकते हो, आई के गुजरात 1996 जब थे उन्होंने ये पॉलिसी निकाली गई थी डॉक्ट्रिन। ये 5 प्रिंसिपल जो उनकी पॉलिसी इसके है, ये एक तो विद द नेबर लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, आप जो दे रहे हो गुड फेथ में दो, ऐसा मत सोचो कि वापस से वो आपको रेसिप्रोसिटी वो चीज़ है, आपने कुछ उन्हें दिया तो ये मत सोचो कि वो भी आपको दे, ठीक है। प्लस कोई भी साउथ एशियन कंट्रीज अपनी लैंड को हमारे खिलाफ ना यूज़ करे, वो देखो, इंटरफेयर मत करो इंटरनल अफेयर के अंदर, एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, एंड खुद के डिस्प्यूट को पीसफुली नेगोशिएशन के बेस पे काम करो। यही आई के गुजरात की डॉक्ट्रिन है जिसको अभी न्यूज़ में भी आया गया था ना। बांग्लादेश किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो देखिए ज़रा, बांग्लादेश किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो आप देख सकते हो इंडिया के साथ करती है बांग्लादेश, हाँ करती है, हमारे पानी का डिस्प्यूट चल रहा है। भूटान के साथ करती है या नहीं, म्यांमार के साथ करती है या नहीं, नेपाल के साथ करती है, ये बताइए। भूटान
और बांग्लादेश के बीच में आ जाता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम, तो वहाँ नहीं करती, तो सेकेंड इज रॉन्ग, ये हटा दो, ठीक है। नेपाल, नेपाल तो बहुत दूर है भाई, कहाँ से होगा, नहीं होगा, तो फोर्थ भी हटा दो, तो डी और सी तो हट गया, बचता है ए या तो बी। म्यांमार के साथ बांग्लादेश बनाती है बॉर्डर, आधे से ज़्यादा नीचे का टच करता है डेल्टा रीजन, सो आंसर इज बी। आप देख सकते हो ये बांग्लादेश है, ये देखो बांग्लादेश यहाँ तक जाता है मिजोरम के नीचे तक, और यहाँ म्यांमार बॉर्डर बनाती है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का कोई है ही नहीं एरिया, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग बांग्लादेश। कालादान प्रोजेक्ट के यहाँ से पहुँचे, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। नाउ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, क्यों है, न्यूज़ में समझते हैं। थोड़ा पहले समझो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, फिर मैं बताती हूँ कि अभी न्यूज़ में क्यों है। अभी जैसे ये हो तुम, ये आपका कंप्यूटर, ठीक है, अभी ये आपका एक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये है यूट्यूब। अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप लोग अपने फ़ोन में बाद में इसको देखोगे, ठीक है, आप किधर देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे। अब यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपको ही दिखाना है, आप ही हो नहीं हो, तो ये कैसे पता चलेगा। जैसे ही आप कोई भी चीज़, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आप कहाँ रहते हो, कहाँ हो, कैसे पता चलेगा, आपके एड्रेस से, एड्रेस बताते हैं कि आप यहाँ पे रहते हो। सेम वे इन सारी डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि किस पे दिखाना है, क्या है, कौन है, तो वो है आईपी एड्रेस, जो हर एक डिवाइसेस को अलोकेट किया जाता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, जिससे पता चलता है कि ओके ये है जगह, सॉरी ये है जगह जहाँ पे देना पड़ेगा हमें आईपी एड्रेस। तो इन्हें पता चल जाता है ओके ये लोकेशन पे देना है सामान, यहाँ पे उनको जो भी कंटेंट चाहिए वहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपका आईपी एड्रेस उनको पता चलता है, तब वो आपको दिखा सकते हैं। अब ये आईपी एड्रेस कैसे डायरेक्ट पता चल जाता है, नहीं, ये आपका आईपी एड्रेस जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन है, जैसे BSNL, एयरटेल, रिलायंस, ये सब क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। आपका एड्रेस, ठीक है, अभी जैसे आप समझो ये अमेजोन कंपनी है, आपको कोई XYZ कंपनी का कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्ट पसंद आया, ठीक है, आप हो, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, अपना एड्रेस लिखा, इनके पास गया, इनको पता चला आपको ये चाहिए और इस एड्रेस पे, ये क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि इस एड्रेस पे भेजना है, आप अपना सामान दे दो, ये भेज देता है, ठीक है। सेम वे पे आप बोलोगे मुझे ये यूट्यूब में मैम का वीडियो देखना है, ये लोग क्या करेंगे, आपका एड्रेस इधर भेजेंगे, इन्हें पता चलेगा ओके आपको देना है, और सीधा यूँ आएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपकी लोकेशन, आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या हो, सब कुछ किसके पास होगा, इन इंसान के पास, जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी सरकार क्या होती है, या जो भी हैकर्स होते हैं, उन लोगों को पता हो जाता है कि भैया आपका डेटा, आपका सर्वर, सब कुछ पता चल जाता है, तो आपका आराम से हैक कर सकते हैं। समझो डेटा क्या है, डेटा है आने वाले जनरेशन का ऑयल, ठीक है, जैसे तेल है वैसे तरीके से डेटा है, जिसके पास डेटा उसकी कंट्री आगे, इसलिए तो डेटा लोकलाइजेशन की सरकार बात कर रही है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, आप ये समझो, यूट्यूब आप देख रहे हो, जो भी कंटेंट देख रहे हो, बाकी उसको कैसे पता चला कि ये कंटेंट आपको पसंद है, यही दिखाया जाए, यही करा जाए, तो उसी के बेस से ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आप क्या देखते हो क्या नहीं करते, और उसी के बेसिस पे वो बेचते भी है, ठीक है, डेटा बेचते भी है। तो आपको कितनी बार एक ही चीज़ आप कुछ देखे बार बार नीचे भी आ रही होगी, ठीक है, बाय योर डेटा इज बिन स्टोर एवरीवेयर। ये सिर्फ मिथ है कि डेटा प्राइवेसी, इट इज़ एक्चुअली ऑल योर डेटा। आप फेसबुक पे कोई भी फोटोज भी अपलोड करो ना, दे हैव इन बैकयार्ड आपका पूरा का पूरा डेटा विच कैन बी यूज इन अ रॉन्ग मैनर टू, ठीक है। अभी बाकी सब भी ले सकते हो, तो गवर्नमेंट भी तो ले सकती है रेगुलेट करने के लिए, या फिर ऊपर देखने के लिए, सिक्योरिटी बेसिस पे चेक करने के लिए, सब कुछ कर सकती है। अब ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। अभी व्हाट हैपन, व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नाउ ये तो नॉर्मल सिस्टम समझो। अभी आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कुछ भी डेटा लोकेशन कहीं पे भी पहुंचे, आई वॉन्ट कंप्लीट सिक्योरिटी, ठीक है, मेरा पूरा डेटा सेफ रहना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, आपने एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है,
उसको अपना भेजा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करेगा, यहाँ से आपके जो डेटा एक टनल में भेजेगा। टनल मतलब यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस वो खुद का भेजेगा, आपका नहीं, खुद का भेजेगा। तो ये जो आपके प्रोवाइडर है इन्हें आपका पता ही नहीं चलेगा। सेम में जो यूट्यूब है, यहाँ पे वापस से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको डीकोडिफाई करके इधर भेजेगा खुद का, ठीक है। सो इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा आपका एग्जैक्ट आईपी एड्रेस सिवाय वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, ठीक है। ये ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके डेटा को एकदम सेफली आईपी एड्रेस, तो जो हैकर्स हो, जो होते हैं ना क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले, वो इधर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे डिसेंट करना बहुत वो है, राइट, तो वहाँ पे हमें डिसेंट करना तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू दे कैन डू, तो दे कैन सेफली बिना कोई टेंशन करे अपने आप कमेंट पोस्ट सब कुछ कर सकते हैं, सो कि ट्रैक डाउन ना हो सके। अभी न्यूज़ में क्या है, बिकॉज इसी के चलते सरकार को पता नहीं चल रहा कि भैया कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहा हो कि जिसके वजह से हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी हमारे फ्रेंडली रिलेशन बिगड़ सकते हैं, या कुछ जाके कल उठ के कुछ भी बहुत बड़ा सा बवाल मच सकता है। तो दे हैव गिवन सर्टेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की, ठीक है, नेशनल एजेंसी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इसने एक गाइडलाइंस दी थी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के। अभी सरकार ने बोला कि भैया ये गाइडलाइंस मानना है तो मानो, वरना अपना ताला बोरिया बिस्तर बंद करके निकल जाओ। एक टाइमलाइन दे दिया कि या मानो, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या गाइडलाइन दिया है कि आपने जो भी डेटा जिससे लिया है, ठीक है, जिसका आईपी एड्रेस है, ओनर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर रखो, ठीक है, जो भी उन्होंने क्या एक्टिविटी क्या की है 5 साल तक स्टोर करके रखो, प्लस हम जब भी मांगे हमें देना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। प्लस क्यों लिया गया, क्या कारण है ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या उनका उद्देश्य है, वो भी सब लिख के स्टोर करके रखो, ये सारा दिया गया है। तो अब सरकार, फिर प्राइवेसी का मतलब ही क्या, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या, इसलिए सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है कि यहाँ से अब हम लेते हैं, हमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है सिक्योरिटी आस्पेक्ट से, सब कुछ आस्पेक्ट से, ठीक है। सो इसलिए कि कितनी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो या कहीं पे भी आउटरेजेस हो रहे हो, उसे टाइमली रोक सके, उसके बेसिस पे ये गाइडलाइंस दिए गए। बात करते हैं सर्टिंग, 2003 में बनी गई थी मीटी के द्वारा, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2008 में आईटी एक्ट के अंदर एक नेशनल एजेंसी बना दी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसका क्या काम है, वो असेस करता है डेटास को, ठीक है, जहाँ उसे लगता है कि यहाँ कुछ काम हो रहा है तो अर्ली वार्निंग सेंड आउट कर देता है, एनालिसिस करता है, प्रिवेंशन स्टेप एनएक्ट, सब कुछ सर्टिन काम कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा गाइडलाइंस दी गई। तो आई होप आप इस चीज से क्लियर हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है क्या। Now the question is, consider the following statement regarding BIMSTEC. BIMSTEC का full form देख लो, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. BIMSTEC is a sector-driven cooperative organization. The main objective of BIMSTEC is having technological and economic cooperation among South Asian and Southeast Asian countries along the coast of Bay of Bengal. Third is India has hosted the maximum number of BIMSTEC summit among the members countries. इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पढ़िए बताइए। हाल फिलहाल में BIMSTEC न्यूज़ में भी थे, तो क्या है देखिए, मीटिंग हुई थी BIMSTEC की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सेक्टर ड्राइवन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज करेक्ट, अलग अलग सेक्टर से ड्राइवन करती हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जहाँ पे इकोनॉमी प्रोग्रेशन हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन हो इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जो कोस्ट करती हो। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड क्या है, इंडिया हैज़ होस्टेड मैक्सिमम नंबर, नहीं भाई, बिम्स्टेक की टोटल मीटिंग ही कम हुई, अभी तक टोटल 5 ही हुई, तो कहाँ से इतनी सारी होस्ट करेगी कि कंट्री ने की होगी। सो आंसर थर्ड इज इनकरेक्ट,
दैट इज हाउ यू कैन ट्रैप कि भैया ये चीज़ तो गलत है, 3 हटा दो, 3 हट गए, बचता है 1 या 2 है, 2 बोलता है ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट तो यही सेक्टर ड्राइवर ही है, सो 1 एंड 2 इज द आंसर। आप देखो 2004 में मीटिंग हुई थी बैंकॉक में, 2008 में न्यू दिल्ली में, 14 में म्यांमार के अंदर, एंड 18 के अंदर हुई थी काठमांडू के अंदर, एंड 5th अभी हाल फिलहाल में कोलंबो में जो वर्चुअल मीटिंग हुई गई है। सो टोटली 5 मीटिंग हुई, उसमें से एक ही इंडिया के द्वारा की गई है। नाउ प्रीलिम सीरीज के क्वेश्चन है, देवश्यम पिल्लई अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के सबसे पहले लेमैन इंडियन मैन को वेटिकन के द्वारा डिक्लेयर किया गया सेंट, इन्हें और 2-3 और जनों को, जहाँ पे 4 फीमेल भी और 5 बाकी मैन भी है, टोटल इतने लोगों को सेंट डिक्लेयर किया था, जिसमें से इंडिया में से देवश्यम पिल्लई थे, तो उनके बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के वहाँ पे कन्याकुमारी के पास में ही ये जन्म हुए थे, हिंदू थे, और ये वहाँ त्रावणकोर के महाराजा के वहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे आप देखोगे सी 23 अप्रैल 1712 इन नथम विलेज इन कन्याकुमारी, जहाँ पे ये पैदा हुए, और मार्तंड वर्मा जो वहाँ के किंग थे त्रावणकोर के, उनके श्रेणी में काम करते थे, ठीक है। अब वहाँ पे एक डच के नवल कमांडर थे, उनके कांटेक्ट में आए, फिर बापताइज हो गए, उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्शन किया 1745 में, और उनका उन्होंने नया नाम लिया लजारस, दैट इज गॉड इज माई हेल्प। ये फिर लोगों से साथ कन्वर्सेशन करते थे, एवरीवन आर इक्वल, और उसी के चलते जो हिंदू अपर कास्ट वाले थे वो काफ़ी इनसे एंगर थे, और इनके अगेंस्ट प्लॉट करके इनको निकाल दिया गया था फॉल्स चार्जेस के अंदर कि देशद्रोही है, स्पाई का काम करता है, ये सारे बेसिस पे उनको कोर्ट से निकाल दिया गया था। फिर इन्होंने बाद में ऐसे ही जंगलों में घूमते घूमते अपना श्रेणी लिया, बट अगेन हायर क्लासेस वालों को पसंद नहीं आ रहा था ये चीज़, और उसी के चलते इनको जेल भी हो गई थी 1749 के अंदर। बाद में आप देखोगे तो उनको जंगल में शॉट डेड मार दिया गया था, ठीक है। और उनकी जो उनको मारा गया था तो बोलते हैं मार्टर, ये एक इन्होंने अपनी जान खोई है क्रिश्चियन मिशन के लिए, तो इस तरीके से माना जाता है। इनके मोर्टल्स हाल में भी आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल इन कोत्ता नगर कॉइल वहाँ पे मिलेंगे, देवश्यम पिल्लई, ठीक है। सो फर्स्ट इंडियन लेमैन जिन्हें सेंट का दर्जा वेटिकन के द्वारा दिया गया है, इसलिए न्यूज़ में था। नाउ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, आप देख सकते हो ये नाम SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट की टीम ने बताया कि जो बच्चे होते हैं 1 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर तक इन्फेंट्स जो होते हैं, वो मरने की उनकी संभावना क्यों इतनी बढ़ रही, एकदम सडनली वो डेथ होते हैं नींद में से, फिर पता चलता है उठ ही नहीं रहे, ऐसे कैसे? बिकॉज अ रीज़न एक एंजाइम है ब्यूट्रिल क्लोरिनस्ट्रेस, ये अभी हाल फिलहाल सिर्फ रिसर्च फेज में है, पर ये बताया जा रहा है इस एंजाइम का प्रोडक्शन कम होने के चलते वो इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि जिसके वजह से उनकी हार्ट बीट्स वो सब बंद भी हो जाती है, एंड फिर उनकी मूवमेंट्स भी रुक जाती है। ये एंजाइम्स है जिनकी हार्ट बीटिंग, उनका हेड मूवमेंट कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसी के कम होने की वजह से ये सिंड्रोम हो रहा है। मेजरली पाया गया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो प्रेग्नेंट मदर हो, अगर पेट में बच्चा हो, तब प्रेग्नेंट मदर स्मोक ना करे, स्मोक करने से ही इसकी एंजाइम का लेवल लो हो सकता है। जब बच्चा छोटा हो तो आसपास स्मोक ना करे, ठीक है। तो ये, और प्लस उनको सीधा सुलाए, उल्टा ना सुलाए, उल्टा नहीं सुलाने का, तो ये सारे चीज़ें दी गई थी। सो यही ये सिंड्रोम्स है जो बताता है। इवन ये सिंड्रोम्स के चलते 3400 बच्चे सालाना मरते हैं सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यूके में 200। सो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था कि व्हाट इज़ दिस मिस्टीरियस डिसीज जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है। ये एंजाइम क्या है? ये सिग्नल देता है बेबी को उठने का, कब अपनी मुंडी घुमाने का, कैसे सांस लेने का, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जो काम करता है प्रेशर एंड ब्रीदिंग का। इसके एंजाइम लो होने के चलते हुए आप देखोगे कि ये सारे रिस्पॉन्स बंद हो जाते हैं, एंड फर्स्ट 6 मंथ ऑफ इन्फेंट लाइफ कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द लो लेवल ऑफ दिस एंजाइम। तो अगर बाकी सारे चेंजेस है, जैसे रिसर्च भी किया था कि एनिमल्स को स्मोक के पास रखेंगे तो उनमें ये जो एंजाइम है उसकी मात्रा कम होगी। सो एंजाइम का नाम देख लीजिए, दैट इज बुट्रियल कोलिनेस्ट्रेस, ठीक है, BCHE। सो इसलिए ये सडन इन्फेंट सिंड्रोम यूज में था ना। ये इन्फेंट्स को होता है, ये याद रखना। अभी सबसे बड़ा
हमारे सी रिमेंबर वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम रिसाइड इन दी मिल्की वेव गैलेक्सी, ठीक है। अब कोई भी ये जो यूनिवर्स जब बना था तो सबसे पहले बने थे स्टार्स, ठीक है। ये सबसे पुराने स्टार्स है, अभी के जो स्टार्स है वो नए हैं, उससे पुराने के जो स्टार्स है, ठीक है, तो वो सेंटर में है, आसपास आपको नए मिलेंगे। तो हमारा सोलर सिस्टम भी ऑलमोस्ट एज में है, बीच में नहीं है, बीच में ये है सैगिटेरस सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब ये स्टार है सबसे पुराना, तो स्टार जब मरता है तब वो अलग अलग फॉर्मेशन में जाता है, या तो ड्वार्फ बनता है, ठीक है, या तो फिर उसकी रेंज चंद्रशेखर लिमिट कुछ ज़्यादा हो तो या फिर न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है, या तो फिर ब्लैक होल, ठीक है, सुपरमैसिव हो गया ब्लैक होल भी बन सकता है। तो ये इसकी एक फोटो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई, जो ऑलमोस्ट ये ब्लैक होल 26,000 लीटर लाइट ईयर दूर है अर्थ से, 26,000 लाइट ईयर। वन लाइट ईयर एक साल के अंदर जो लाइट है ट्रैवल करती है, ठीक है, दैट इज 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर, इतना ट्रैवल करती है। तो ये एक लाइट ईयर है, इतना 26,000 लाइट ईयर दूर है अर्थ से ये सुपरमैसिव ब्लैक होल, ठीक है, जो ये टेलीस्कोप के द्वारा पता चला। सबसे पहला जो फोटो कैप्चर हुआ था वो दूसरे कोई गैलेक्सी का होता है, मीजियर 87, उसका ब्लैक होल, ये सैगिटेरियस ये, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अभी आपको ये समझ में आ गया ब्लैक होल होता क्या है, जब स्टार मर जाता है उसके बाद वो फॉर्म होता है, ठीक है, एकदम सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसके बाद इतना कुछ भी उसका जो मैटर बनता है इतनी छोटी सी जगह में उसको स्टोर कर दिया जाता है कि वहाँ से लाइट भी इस्केप नहीं कर सकती, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। आसपास जो ये है ना, ये इसका इवेंट होराइजन है, आसपास की लाइट की वजह से दिखता है जो यहाँ से पास हो रही हो, बट अगर यहाँ गई तो कोई भी यहाँ से छिप नहीं सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ब्लैक होल इज। 4 टाइप के हैं, स्टेलर बेस, मिड साइज, सुपरमैसिव एंड मिनिएचर ब्लैक होल। सो यू कैन सी न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, ये फिर बाद में स्टेलर बेस्ड ब्लैक होल बनता है। इंटरमीडिएट की कोई फोटोज अभी तक आई नहीं है, ये सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसकी फोटो आई है, ठीक है। ये सिंगुलरिटी, ये बीच का जो हिस्सा है उसी में सारा मास स्टोर है, तो इतनी छोटी सी जगह पे सब कुछ भरा हुआ है, इसकी वजह से इसका ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है जो इसको हर एक चीज़ को पुल आउट कर देती है। ये आसपास का जो है ना, इसे ही बोलते हैं इवेंट होराइजन। वेयर डू ब्लैक होल्स कम, ऑब्वियसली जब स्टार कोलैप्स करता है उसी के चलते ये ब्लैक होल बनता है। सी कोई भी अगर जैसे अर्थ के बाहर हमें जाना हो तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उससे स्केप, उसकी वेलोसिटी स्केप कर जाए उस स्पीड में जाना पड़ता है, दैट इज 40,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हमारी स्पेसक्राफ्ट जाती है, तभी वो अर्थ की वेलोसिटी से बाहर, मतलब जो अर्थ की फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलती है, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। सो उसी के चलते आप देखोगे ब्लैक होल जो एकदम इनविजिबल है, ठीक है। अब वो उसको देखने के लिए अलग अलग तरीके से मैथड्स, हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के मैथड से देखते हैं, और ये जो एकेडमी है जिनके द्वारा हमें सबसे पहली फोटो पता चली और उसके बारे में मिला गया, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला गया है इन फिजिक्स, दैट इज रॉजर पेनरोज, एंड अदर हाफली इज रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेस, इन लोगों को मिला गया था, ठीक है। नाउ प्रव्यक फील्ड पैक इंडिया की एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने एक ऐसी टेक्टिकल बैटरीज बनाई जो नाटो को हम सप्लाई करने वाला है, ठीक है। सो इंडिया पहले इंपोर्ट करता था, आज इंडिया में डिफरेंस बढ़ रहा है प्रोडक्शन, जो आज इंडिया एक्सपोर्ट करने जा रहा है और ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहा है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो प्रेविक फील्ड पैक, ये पोर्टेबल हैवी ड्यूटी पावर बैंक है, ये जैसे आपका पावर बैंक होता है उसी तरीके से 14 किलो का होता है, ठीक है। इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर टूडेज डिजिटली कनेक्टेड मिलिट्री स्पेशल, अब सारे हमारे ना टेक्नोलॉजी स्मार्ट स्पेशल फोर्स हो गए, आपने उरी देखी होगी, तो यहाँ फ़ोन से एकदम निकलता है, उनको इमेज दिखता है, वो ड्रोन, वो जो ड्रोन है ईगल वाला वो कहाँ जा रहा है वो पूरी लोकेशन दिखती है, नाइट ब्लेजर पूरे स्मार्ट बनाए गए, सब कुछ मिल सकता है, तो उस सब को चाहिए बैटरी, ठीक है। तो ये सब कुछ बैटरी ऑपरेटेड है जो इन इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। सो एक ये फील्ड पैक है ना, एक मैकबुक को 60 टाइम चार्ज कर सकती है आराम से, तो एक रेंज तक वो पूरा का पूरा उस टेक्निकल एरियाज तक अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, एज आई सेड, आज इंडिया एक अपना अलग स्तर बना रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और ये टेक्निकल बैटरीज आने वाले टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बेस
जो वॉरफेयर चलने वाले टेक्निकल एरियाज जहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बैटरीज काम आने हैं। परिफिक, ठीक है। सो प्रेवेग फील्ड पैक, दिस इज़ द नेम, और ये नाटो को सप्लाई करने वाले हैं, यहाँ की बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। सो दैट्स इट, यहाँ तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते विद द नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज। थैंक यू गाइज।